जय हिंद दोस्तों। लक्ष्मीकांत की मास्टर क्लास की श्रृंखला में हम लोग आज संसद के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका ये होगा कि लक्ष्मीकांत को हम हाईलाइट करेंगे और जिस पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे उसी को आपको समझाएंगे। और जब आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको बार बार रिवीजन करना वो सब उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब चीज़ क्लियर होगी तो फिर रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप अपने आस पड़ोस का आपका जो भी पड़ोसी होगा उसके घर परिवार रिश्तेदार तक को आप जानते हैं, क्या आप उसका रिवीजन करते हैं कभी? क्योंकि वो आप जानते हैं। जब चीज़ जान जाएंगे तो उसके रिवीजन की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये बात। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं संसद को। ज़्यादा कहने से कुछ नहीं होता, खुद देख लेना है। लेकिन पढ़ना तभी है जब आपके पास पर्याप्त समय हो। पर्याप्त समय नहीं है तो फिर अपने हिसाब से देख लीजिए। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखती है। ठीक है, संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। बताइए चलिए कैसे है विधायी अंग? क्या आप समझा सकते हैं इस बात को? देखिए ये संविधान में कहाँ लिखा है संसद के बारे में? यही है मेन बात, समझने वाली बात कि आप बताइए ना क्या है विधायी अंग। तो हम जो हाईलाइट कर दिए हैं तो वो चीज़ आपको समझ लीजिए क्लियर हो गया है। संविधान का अनुच्छेद 79 कह रहा है संसद के गठन के बारे में कि संघ की संसद राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। ये अनुच्छेद 79 में लिखा है। राष्ट्रपति को हम संसद का अंग मानते नहीं है, संसद का अंग है राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 79 भारत की संघीय शासन प्रणाली में विधायी शक्ति की संरचना स्पष्ट कर रहा है। हमारी शासन प्रणाली कैसी है? संघीय शासन प्रणाली है, और जिसमें क्या कर रहा है, विधायी शक्ति की जो संरचना है वो स्पष्ट कर रहा है। 79 कहता है कि केंद्र सरकार की जो विधायी शक्ति है एक संवैधानिक निकाय है, संसद में नहीं है। केंद्र सरकार जो हमारी दिल्ली की मोदी सरकार है उसकी विधायी शक्ति एक संवैधानिक निकाय में है, और जिसको हम संसद कहते हैं, और जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों सम्मिलित हैं। जब तीनों मिल जाते हैं तो ये संसद बन जाता है। अब विधायी अंग का क्या अर्थ है? तो विधायी अंग का अर्थ है वह संस्था जो कानून बनाती है, और भारत में कानून निर्माण का अधिकार संसद को है। विधायी अंग मतलब वह संस्था जो कानून बना रही है, और भारत में कानून निर्माण का अधिकार किसको है? संसद को है। और केंद्र सरकार का वह हिस्सा जो नीति को कानूनी रूप देता है, जो हम पॉलिसी बनाते हैं उसको कानूनी रूप, वो एक्ट कैसे बन जाता है, वो लॉ कैसे बन जाता है, जो हम पॉलिसी बना रहे, पॉलिसी को जो लॉ बना दे वही संसद है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसे महिला आरक्षण विधेयक पर पारित किया, तो यह विधेयक पहले कहाँ पेश हुआ? पहले पेश हुआ लोकसभा में, फिर हुआ राज्यसभा में, बाद में इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। तो फिर ये क्या बना? ये बन गया कानून। जिस समझ गया ना कानून कैसे बनना है? यानी केंद्र सरकार की जो विधायी शक्ति है संसद के माध्यम से ही लागू होती है। ठीक है, भारतीय संविधान में शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों में हमने शक्तियों का विभाजन किया। इनमें एक है विधायिका, और विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना, नीति निर्धारित करना, और कार्यपालिका की जवाबदेही को तय करना। ठीक है, अनुच्छेद 75 के 3 में लिखा है कि लोकसभा सामूहिक रूप मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो संसद कौन है? केंद्र की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यह न केवल कानून बना रही बल्कि कार्यपालिका की नीति और वित्तीय नियंत्रण भी रख रही है। 3 काम ये क्या कर रही है? विधायिका क्या कर रही है? कानून बना रही, नीति निर्धारण कर रही है, और कार्यपालिका को जवाबदेही रख रही है। और संसद केंद्र की कैसी संसद क्या है? सर्वोच्च विधायी संस्था है हमारे भारत की। यह केवल कानून ही नहीं बना रही बल्कि कार्यपालिका की नीति और वित्तीय नियंत्रण को भी, मतलब वित्तीय नियंत्रण के प्रति जवाबदेही बना रही है। तो एक बात बताइए, क्या राष्ट्रपति संसद के अंग है? तो बिल्कुल हाँ। अनुच्छेद 79 स्पष्ट है कि संसद राष्ट्रपति से तीनों भागों से मिलकर बनती है। यह जो वाक्य है ना, संसद तीनों भागों से मिलकर, ये संघीय विधायिका की एकात्मक भावना को दर्शा रहा है कि भारत में जो कानून है केंद्र स्तर पर संसद बना रही है और राज्य स्तर पर विधानमंडल बना रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया विधायी अंग। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, अपनाने के कारण जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखती है। हमने किसे अपनाया? हमने अपनाया संसदीय प्रणाली को।
और संसदीय प्रणाली कहाँ से आई है? संसदीय प्रणाली आई वेस्टमिंस्टर मॉडल से। और वेस्टमिंस्टर मॉडल कहाँ का है? ब्रिटेन का मॉडल है, ठीक है। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल मॉडल हमारे यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया, क्या किया? अपना बना लिया वेस्टमिंस्टर मॉडल को। जब हम वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपना बना लेंगे तो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना भारत की, उसमें संसद जो है ना, संसद एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखती है, ठीक है। पार्लियामेंट क्या रखती है? एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखती है। ये बात होगी। तो अब इससे संबंधित अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे, ठीक है। और 75 का 3 कह रहा है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और लोकसभा किसका सदन है? संसद का एक सदन है। तो भारत की शासन प्रणाली ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, जहां सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिपरिषद संसद से उत्पन्न होती है। मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, इनका जो मंत्रिमंडल है पूरा, वो कहाँ? मंत्रिमंडल ही नहीं, मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? मंत्रिमंडल कैबिनेट है, हमारे यहाँ 25 के आसपास जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट में होते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो पूरी मंत्रिपरिषद में होते हैं 80 के आसपास सदस्य। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्रियों का समूह क्या है? कैबिनेट है, यानी मंत्रिमंडल है, ठीक है। तो अभी हम कहाँ थे कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रिपरिषद संसद से उत्पन्न हो रही है। मंत्रिपरिषद उत्पन्न कहाँ से हो रही है? संसद से। जब संसद से उत्पन्न हो रही है तो जवाबदेही भी संसद के प्रति ही होगी। अब हम समझते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है। वेस्टमिंस्टर जो मॉडल है, इसका मतलब है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम, जहाँ वास्तविक शक्ति, वेस्टमिंस्टर मॉडल में वास्तविक शक्ति किसमें होती है? वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होती है। द्रौपदी मुर्मू वास्तविक शक्तिशाली नहीं है। इस समय वास्तविक शक्तिशाली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनकी मंत्रिपरिषद राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र जो कौन सा नितिन गडकरी, ये है, ये लोग वास्तविक मंत्रिपरिषद है। यानी इनमें ये डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है, ये वास्तविक शक्ति इनमें, परंतु वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है? वेस्टमिंस्टर मॉडल में क्या है? वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में होती है, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी संसद न केवल कानून बना रही बल्कि सरकार को नियंत्रण में भी रख रही है, ठीक है। अभी हम संसद को सोचते हैं कि ये तो कानून वानून बना, नहीं भाई, सरकार को भी कंट्रोल करने का काम संसद करती है। 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार लोकसभा में विश्वास मत में हार गई तो उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ जो हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका को हम लोग सरकार कहते हैं, हमारी जो सरकार है यानी कार्यपालिका संसद के विश्वास पर टिकी होती है। और यही बात वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है उसकी सोल है, उसकी आत्मा है। किस जो है कार्यपालिका है वो संसद के विश्वास पर टिकी होगी। ये किसकी आत्मा है? वेस्टमिंस्टर मॉडल की आत्मा है, जहाँ सरकार जनता के प्रतिनिधियों की इच्छा से चलती है, ना कि शासक की मर्जी से। आप यदि विश्वास मत में हार जाइएगा तो आपकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ संसद से हो रहा है, ठीक है। यह जो वाक्य है ना जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी शासन संरचना के मूल दर्शन को स्पष्ट कर रहा है। वो वाक्य क्या है मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपुल। सरकार किसके प्रति जवाबदेही होती है? संसद के प्रति। और संसद किसके प्रति जवाबदेही होती है? भारत के लोगों के प्रति। यानी अंतिम शक्ति भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आपकी प्रस्तावना में लिखी है ना बात। तो संसद किसके प्रति जवाबदेही? संसद है लोगों के प्रति। ब्रिटेन की तरह भारत में भी पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं है। ब्रिटेन जो है उसकी तरह हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है, जबकि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं। यहाँ संसद संविधान के अधीन है लेकिन राजनीतिक रूप से सर्वोच्च है। हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है जैसे कि ब्रिटेन में है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो संसद सर्वोच्च है। अब संसद को हम केंद्रीय भूमिका क्यों प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि यह कार्यपालिका को चुन रही है। जो मंत्री हैं, मोदी जी है, संसद के सदस्य हैं, इन्हें हटाने की शक्ति रख रही है संसद। मोदी जी और उनकी मंत्रिपरिषद को हटा सकती है, उनको चुन सकती है, फिर उनको हटा भी सकती है। कैसे हटाएगी? अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन। और बजट और नीतियों पर निगरानी रख रही है।
और जनता की आवाज़ को संसद में प्रस्तुत कर रही है। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल का भारत में जो अर्थ है वो है राजनीतिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक नियंत्रण प्लस विधायी सर्वोच्चता। कैसी विधायी सर्वोच्चता? संवैधानिक नियंत्रण के साथ और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें जो संविधान के 5वें भाग में क्या लिखा है, थोड़ा इसे स्क्रॉल कर लेते हैं। हाँ, संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन की, संरचना की, अवधि की, अधिकारों की, प्रक्रिया की, विशेषाधिकार की और शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया। देखिए, मैं अनुच्छेद 79 से 122 तक आपको अपने एक वीडियो में सारे अनुच्छेदों को याद करा दिया, जिसमें मैंने समझाया अनुच्छेद 79 संसद के गठन की बात करता है, 80 राज्यसभा की बात कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ और यहाँ अब फिर से दोहराने का समय आ गया है। अगर आपको अनुच्छेद याद करना है ट्रिक से तो वो वाला वीडियो देख लीजिए, और बहुत अच्छे से समझना है चीज़ों को, उनके रियल मीन्स समझने हैं तो फिर ये वाला वीडियो देखिए। और रियल मीन्स समझिएगा तो फिर रिवीजन का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा। रिवीजन क्या होता है? एक चीज़ को रट लिया है वो भूले नहीं, उसे बार बार रिवाइज करना, वो होता है। अब चीज़ें थोड़ा पलटना है, रिवीजन से बर्डन ज़्यादा आता है और सब लोग सफल नहीं हो पाते। पर इस तरीके से जो भी पढ़ लेगा वो रिवीजन वाले पे भारी पड़ेगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ मालूम है। इस 4 लाइन को मैं अभी 40 लाइन में बता चुका हूँ। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 की बात हो रही। ठीक है, तो पाँचवा जो भाग है ना, ये 5वां भाग है, ये यूनियन की बात करता है। ठीक है, और ये 52 से लेकर 151 तक है। 79 से 122 तक जो है ना वो संसद की बात कर रहा है। 52 से 78 तक तो इधर उनका, 52 से 63 तक तो किन का बात हो रहा है? राष्ट्रपति का बात हो रहा है, फिर उपराष्ट्रपति का बात होने लगेगा, फिर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का बात होने लगा। अब जो 79 के बाद जो चालू होगा वो 122 तक संसद की बात होगी। लेकिन 5वां भाग अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक है, पूरे संघ की बात कर रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा आर्टिकल आपको यहाँ याद करा देता हूँ। अनुच्छेद 79 संसद के गठन की बात करता है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया है, अनुच्छेद 83 दोनों सदनों की अवधि के बारे में बताता है, अनुच्छेद 85 जो है संसद के सत्र के बारे में बता रहा है, अनुच्छेद 86-87 राष्ट्रपति के संदेश देने के बारे में बता रहा है कि राष्ट्रपति वहाँ संदेश दे सकते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण आपने सुना होगा। और किसी साल के पहले सत्र किसी लोकसभा के गठन के पहले सत्र में, मतलब लोकसभा जैसे नई लोकसभा हुई, प्रधानमंत्री चुन के आए हैं उस लोकसभा, तो उसका जो लोकसभा की पहली बैठक हुई उसमें, और किसी साल के पहले सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। नहीं, राष्ट्रपति पूरे सदन को संबोधित करेंगे। तो उनको संबोधित करने की जो शक्तियाँ हैं वो 86 और 87 में हैं। अनुच्छेद 88 में सदस्यों के अधिकार की बात कही गई कि संसद के सदस्यों को क्या क्या अधिकार होंगे। अनुच्छेद 105 और 106 में विशेष अधिकार और वेतन की बात है। अनुच्छेद 107 से 107 से 111 तक विधेयक निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, 107 विधेयक निर्माण की प्रक्रिया। 108 हमारा संयुक्त सदन की बात होती है, लोकसभा राज्यसभा के। 110 तुम्हारा धन विधेयक की बात करता है। 111 तुमसे कहता है राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात करता है। और अनुच्छेद 112 से 117 तक वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हो रही, बजट की बात हो रही, पैसे की लेन देन की बात हो रही। ठीक है, धन विधेयक को जो है अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना पड़ती है। और अनुच्छेद 118 से 122 तक प्रक्रिया और न्यायिक सीमाओं की बात हो रही है। उनकी क्या प्रक्रिया है, क्या न्यायिक सीमाएँ हैं, क्या प्रिविलेज है उन लोगों को। उन्हें न्यायपालिका के, संसद में न्यायपालिका पर टीका टिप्पणी नहीं करना होता है। वैसे न्यायपालिका भी संसद के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करती है। इस तरीके की बात है। तो संविधान ने संसद के हर पहलू को विस्तार से बताया है, कैसे है बनेगी, कितनी देर तक हमारी संसद चलेगी, इससे क्या क्या अधिकार होंगे, इनकी कानून बनाने की क्या प्रक्रिया होगी। ये भाग 5 में आपको मिलेगा। जब संसद वित्त विधेयक पारित करती है तो ये अनुच्छेद 110 से 117 के तहत होता है। वित्त विधेयक की बात हो जाए तो अनुच्छेद, अगर कोई अनुच्छेद आपसे पूछा तो आप सोच लेना 110 से 117 के बीच में ही होगी। ठीक है, यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना लागू किया जाए तो अनुच्छेद 111 का उल्लंघन होगा।
इस तरह संविधान संसद के हर कार्य के लिए स्पष्ट दिशा देता है। अगर कोई पूछे अगर हम राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं लेंगे तो राष्ट्रपति महोदय क्या कर लेंगे, इस आप कहना कि इस संविधान का उल्लंघन हुआ, और संविधान का उल्लंघन अनुच्छेद 111 के तहत। तो भारतीय संविधान को अगर गहराई से देखना है तो संविधान न केवल संसद की स्थापना की बल्कि उसके संचालन का पूरा तंत्र भी तय कर रहा है। यह लेजिस्लेटिव आर्किटेक्चर जो है भारत की लोकतांत्रिक रीढ़ है। तो अनुच्छेद 79 से 122 पार्लियामेंट्री से संबंधित है, यानी केंद्र की विधायिका की सीमा और शक्तियां दोनों को निर्धारित कर रहा है। अनुच्छेद 122 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो संसद के कारणों की वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये वाले अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि संसद के कारणों की जो वैधता है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 122 पर आप रखना है 122 है तो नमक से नमक नहीं खाया जाता। आपने सुना होगा लोहा लोहा को काटता है, नमक से नमक नहीं खाया जाता। तो सेम बात है 122 से समझ लेना, न्यायपालिका संसद क्या नहीं कर सकती, संसद के कार्यों की वैधता को चुनौती नहीं दे सकती। इससे विधायिका की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा होती है। यह लोकतंत्र की वह दीवार है जो जुडिशियल इंटरफेरेंस से संसद को सुरक्षित रख रही है। भारतीय संविधान में संसद के विषय में कौन से अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 79 से 122 तक हैं। भाग 5 के अध्याय 2 में ये अनुच्छेद मिलेंगे। अगर भाग 5 कही जाए तो 52 से 151 तक है। यदि भाग 5 का अध्याय 2 कही जाए तो अन्य अनुच्छेद 79 से 122। ठीक है, तो संसद का गठन अनुच्छेद 79 में मिलेगा। 79 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर बनेंगे, जो संसद के अंग है। इसका मॉडल क्या है, इसका वेस्टमिंस्टर मॉडल है। अनुच्छेद 74 और 75 कह रहे हैं सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। ये 74-75 कह रहे हैं, मैंने मोरारजी देसाई के सरकार का उदाहरण से आपको समझाया है। अनुच्छेद 79 से 122 से संसद से संबंधित अनुच्छेद हैं। भाग 5 के अध्याय 2 में गठन प्रक्रिया, अधिकार और विशेष अधिकार की बात हो रही, जैसे कि मैंने वित्त विधेयक के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे संसद के गठन के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? राष्ट्रपति हैं एक अंग, तो एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। ठीक है, उन्नीस में राज्य परिषद एवं जनता का सदन, रुकिए से हटाते हैं। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाएंगे। देखिए, पहले हमारे यहाँ कहता था राज्य परिषद एवं जनता का सदन कहते थे, फिर हमने कहा नहीं भाई ये तो कुछ और ही नाम लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने राज्यसभा में लोकसभा इसको नाम दिया। तो राज्यसभा है उच्च सदन और दूसरा चैम्बर है बड़ों की सभा ऐसे कहते हैं, जबकि लोकसभा निचला सदन, इसे पहला चैम्बर कहते हैं या चर्चित सभा कहते हैं। तो पहला चैम्बर और चर्चित सभा कौन है? लोकसभा। देखिए, लोकसभा समझ लीजिए युवा लोग हैं, उच्च सदन क्या है? बड़ों की सभा, दूसरा चैम्बर ये बूढ़ों की सभा समझ लीजिए आप। राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं। किस किस के? राज्य के और संघ राज्य क्षेत्रों के, एमपी के, यूपी के, बिहार के। मैं यूपी में सिक्किम और उसका यूपी का उदाहरण देता हूँ। सिक्किम से 1 सदस्य और यूपी से 31 सदस्य हैं। तो ये किसका है? ये राज्य और यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधि राज्यसभा में, जबकि लोकसभा में संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व है। ये आम चुनाव से आता है, जो लोकसभा में जो होते हैं वो आम चुनाव से होते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं एकल संक्रमणीय खुला मतदान पद्धति से होते हैं। तो इस तरीके का है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ से चलते हैं। संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। ठीक है, ये कहाँ लिखा है? ये अनुच्छेद 79, जैसे कि आपको बताया। संघ की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों, राज्यों की परिषद, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ठीक है, ये 3 अंग हो गए। तो संविधान में क्या कहा गया कि भारतीय संसद 3 घटकों से मिलेगी। नॉमिनल हेड राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है? नॉमिनल हेड, D0 एग्जीक्यूटिव, और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी अपर हाउस राज्यसभा, और हाउस ऑफ द पीपल लोअर हाउस लोकसभा। यह प्रावधान भारत की संघीय लेकिन संसदीय व्यवस्था का मूल है। भारतीय व्यवस्था के लिए संघीय और संसदीय व्यवस्था का मूल है। हमारी व्यवस्था संघीय है, ये कौन बता रही है? राज्यसभा। राज्यसभा में कहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसका मतलब राज्य हैं हमारे। तो भारत की संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं है, उसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के बिना संसद है अधूरी, क्योंकि किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसकी स्वीकृति है आवश्यक। ठीक है, तो हमारी जो संसद की प्रणाली है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइड को प्रकट कर रही है। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाया, ऐसा नहीं अनजाने में।
यह विधायी प्रक्रिया में संवैधानिक नियंत्रण के रूप में कार्य कर रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेक अगर पूछे राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों है, क्योंकि ये संवैधानिक नियंत्रण कॉन्स्टिट्यूशनल चेक, और हमारे यहाँ चेक और बैलेंस चलता है। कानून निर्माण केवल राजनीतिक बहुमत का खेल ना रह जाए, इसलिए हम ब्रिटेन के विपरीत जहाँ क्राउन इन पार्लियामेंट का सिद्धांत है, भारत ने इसे अपनाया और राष्ट्रपति को इंटीग्रल पार्ट बनाया। ठीक है, हमने वहाँ तो क्राउन इन पार्लियामेंट है, ठीक है, और हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति जो हैं उसी के पार्लियामेंट के पार्ट हैं। ठीक है, ये अंतर है हमारा। क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य है? तो नहीं, वह राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य है, तो कहना नहीं, वो संसद का सदस्य नहीं है, वो संसद का अंग है। हम क्राउन इन पार्लियामेंट से नहीं, हमारे यहाँ इंटीग्रल पार्ट है राष्ट्रपति, क्योंकि विधेयक तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे, और ऐसा हस्ताक्षर अनुच्छेद 111 के तहत होगा। तो हमें 111 क्या बता रहा है कि भारत में विधायिका और कार्यपालिका के बीच सशक्त संतुलन है। वो कोई संसद का सदस्य नहीं है राष्ट्रपति, वो संसद का अंग है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1954 में राज्य परिषद एवं जनता के सदन के स्थान पर हमने राज्यसभा और लोकसभा को अपनाया। तो 1954 में पहले क्या था, राज्य की परिषद थी और जनता का सदन था। ठीक है, उसको जनता के सदन को हम लोकसभा कहने लगे, राज्य की परिषद को राज्यसभा कहने लगे। आपने राज्यसभा टीवी जरूर सुना होगा। तो ये अनुच्छेद 79 और 81 ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब मूल संविधान जो 1950 में राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा का नाम हाउस ऑफ पीपल था। 1954 में हमने राज्यसभा और लोकसभा कहने लगे हम। क्या ये आधिकारिक रूप से हम कहने लगे? तो हाँ, 1954 में हमने इसका आधिकारिक रूप से नाम राज्यसभा और लोकसभा किया। तो भारत ने अपने सदनों को भारतीय नाम देने का निर्णय किया ताकि संसद की पहचान भारत की संस्कृति से जुड़ी रहे, ना कि केवल अंग्रेज की औपनिवेशिक परंपरा से। तो संविधान सभा जो 26 जनवरी 1950 को इसे हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ द स्टेट कहती थी, लेकिन 1954 में हम इसे हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा, स्टेट की काउंसिल, ये ध्यान रखना, स्टेट की काउंसिल थी, राज्य की सभा थी। ठीक है, अब हम राज्यसभा कह रहे हैं। इन शब्दों को अपनाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को हमने भारतीयकरण किया, और आज भी संसद भवन के दौर पर राज्यसभा और लोकसभा अंकित है, ना कि उनके अंग्रेजी नाम। ठीक है, हिंदी में लिखा है उनके राज्यसभा और लोकसभा लिखा, ना कि कोई अंग्रेजी नाम काउंसिल ऑफ स्टेट ऐसे करके नहीं लिखा, हाउस ऑफ द पीपल नहीं भाई। यह कदम कैसा है? यह कदम प्रतीकात्मक है और ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1954 में भारत ने उपनिवेशवादी शब्दावली को छोड़ा और अपनी संवैधानिक संस्था को स्वदेशी पहचान दी। लोकसभा शब्द जनता की सीधी सहभागिता का प्रतीक है, और जबकि राज्यसभा संघीय ढांचे में राज्यों की भागीदारी का प्रतीक, मतलब संघीय ढांचे में राज्यों की भागीदारी है। ये कहाँ दिखता है? राज्यसभा में दिखाई देगा। लोगों की भागीदारी है, वो कहाँ दिखाई देगा? वो लोकसभा में दिखाई देगा। यह परिवर्तन केवल भाषिक नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक पुनः कल्चरल रिक्लेमिंग का प्रतीक है। चलिए, राज्यसभा और लोकसभा शब्द आधिकारिक रूप से कब अपनाए गए? तो 1954 में अपनाए गए। ठीक है, राज्यसभा जो है उसे हम उच्च सदन कहते हैं। किसे कहते हैं? उच्च सदन। ये देखो, ये लिखा है, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, यानी दूसरा चैम्बर है बड़ों की सभा, जबकि लोकसभा निचला सदन, लोकसभा निचला सदन कहलाता है। पहला चैम्बर अच्छा, ये बात ध्यान रखना, हम उच्च सदन उसको कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? उच्च सदन से आप ये इसे पहला चैम्बर नहीं समझ लेना। अब मैं इसको पता कैसे बना, इसको मैं ऐसे थोड़े दिखा देता हूँ आपको, ऐसे समझ के चलना है आपको, ऐसे समझना। ये हो गया, तो नीचे हो जाएगी, ये हो जाएगी लोकसभा, ये हो जाएगी राज्यसभा, ये हो जाएगा प्रेसिडेंट। इस प्रकार हमारी संसद बनेगी। तो फर्स्ट फ्लोर कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर लोकसभा का है, कैसे समझिए, और सेकंड फ्लोर समझिए राज्यसभा का, इस तरीके से समझिए। ठीक है, क्योंकि वो निचला सदन है। जो पहली मंजिल होती है वो नीचे रहती है, जो दूसरी मंजिल होती है वो ऊपर रहती है। तो निचला सदन लोकसभा का है, दूसरी मंजिल राज्यसभा का है, और शाम के उसके ऊपर प्रेसिडेंट भी उसका पार्ट है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो
अनुच्छेद 80 और 81 राज्यसभा और लोकसभा की संरचना से हैं संबंधित। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह स्थायी निकाय है। कैसा निकाय? स्थायी निकाय। वह अनुभवशील सदस्यों से मिलकर बनी होती है। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तो स्थायी निकाय कौन सा है? राज्यसभा। और अनुभवशील सदस्य किसमें है? राज्यसभा में। ठीक है। जब हमने 2020 में कृषि विधेयक को लोकसभा में पारित किया तो राज्यसभा ने कहा नहीं भाई, इसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। यह दिखाता है कि राज्यसभा जो सेकंड चैम्बर है, इसके रूप में सेकंड चैम्बर के रूप में पुनर्विचार कर रही है, जबकि लोकसभा प्राइमरी चैम्बर के रूप में विधेयक को प्रारंभ कर रही है। तो ज़्यादातर विधेयक कहाँ से? ज़्यादातर कह रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे सभी विधेयक, ज़्यादातर विधेयक लोकसभा से स्टार्ट होते हैं और राज्यसभा उस पर क्या करती है? संशोधन को सुझाती है। ठीक है, इस तरीके के। तो इसमें जो हमने कृषि विधेयक में लोकसभा में पारित किया था 2020 में, राज्यसभा ने कहा ना भाई इसमें संशोधन करो। ये क्या दिखाया? इसने क्या दिखाया? ये दिखा रहा है कि राज्यसभा जो सेकंड चैम्बर के रूप में काम कर रही है, हमें पुनर्विचार करने को बता रही है, जबकि लोकसभा प्राइमरी चैम्बर के रूप में विधेयक के लिए इनिशिएट कर रही है। ये अंतर। तो यह संरचना जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर की व्याख्या कर रही है। हमारे यहाँ जो द्विसदनीय हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर की व्याख्या कर रही है। और ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर की यदि बात आ जाती है तो आप देखना, हमारे यहाँ जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत हुई है, आप 1919 का एक्ट पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत वहाँ से। ठीक है। ये तो भारत ने 2 सदनों की व्यवस्था इसलिए की है क्योंकि लोकसभा जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रही है, जबकि राज्यसभा अनुभव और संतुलन का प्रतिनिधित्व। जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व अर्थात जनता की इच्छा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? लोकसभा। और जबकि अनुभव को, एक्सपीरियंस को और बैलेंस को, संतुलन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? राज्यसभा। तो राज्यसभा एल्डर हाउस है क्योंकि वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री, वहाँ बड़े बड़े विद्वान, वहाँ आपको रंजन गोगोई मिल जाएंगे, वहाँ आपको कैलाश महापात्रा मिल जाएंगे और भी बड़े बड़े जो विद्वान, वहाँ सचिन तेंदुलकर मिल जाएंगे, वहाँ लता मंगेशकर मिल जाएंगी आपको। तो राज्यसभा क्या कर रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री मिल जाएंगे, बड़े बड़े अर्थशास्त्री वहाँ पे मिल जाएंगे, जबकि लोकसभा में जनता की आवाज़ है, जनता के प्रतिनिधि लोकसभा में मिलेंगे। और राज्यसभा जो उसकी समीक्षा का एक विवेक है। किसकी? लोकसभा की समीक्षा का विवेक है। यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन में वहाँ का एक हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समकक्ष व्यवस्था ली है, परंतु भारतीय लोकतंत्र में इसे जनता और संघीयता के सिद्धांत पर आधारित किया है। यह व्यवस्था ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समकक्ष है। हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब राज्यसभा के समकक्ष है, परंतु भारतीय लोकतंत्र ने इसे जनता और संघीयता के सिद्धांत पर आधारित किया है। ठीक है। क्या राज्यसभा लोकसभा से श्रेष्ठ है? तो नहीं। संविधान ने दोनों को समान रखा है, सिवाय धन विधेयक के मामलों में जहाँ लोकसभा को सर्वोच्चता दी गई है, अनुच्छेद 183। ठीक है, क्योंकि वो संघ का मैटर है धन विधेयक, जबकि राज्यसभा राज्यों का मैटर है। इसलिए हमने धन विधेयक में लोकसभा को बनाया था, इसलिए कि वो राज्यों की बात कर रहा है, वो तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, वो उत्तर प्रदेश की सिक्किम की बात कर रही है राज्यसभा। तो वो केंद्र सरकार की उससे मतलब काहे रखेगी धन विधेयक से, वो अलग मैटर हो जाता है। ठीक है, ये अंतर है। इसलिए हमने वहाँ राज्यसभा को धन विधेयक में लोकसभा को थोड़ा मतलब सर्वोच्च बनाया है। ये राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। जो इधर ले लेता हूँ, हाँ, राज्यसभा इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि है, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब समझ में आ गया हमने धन विधेयक का मैटर कहा नहीं किया। तो अनुच्छेद 80 क्या कह रहा है? राज्यसभा की संरचना राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिलकर होगी राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 कह रहा है लोकसभा की संरचना जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है। तो राज्यसभा संघीय एकता का प्रतीक है, जहाँ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवाज़ आपको मिलेगी, जबकि लोकसभा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है, जहाँ हर नागरिक की इच्छा प्रत्यक्ष रूप से आपको मिलेगी। जिसे नागरिकों ने चुनाव से जिताया है वही आपको मिलेगा लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में हम वोट नहीं देते हैं। राज्यसभा राज्यों के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। आपने कभी राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोटिंग किया है कि नहीं किया है? लोकसभा के लिए किया है ना, जो चुनाव हुए थे पिछली बार आम चुनाव। तो ठीक है,
उत्तर प्रदेश से चुने गए राज्यसभा सदस्य पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि उसी राज्य से चुने गए लोकसभा के सदस्य केवल अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य जो जाएगा वो पूरे यूपी की बात करेगा, पूरे यूपी की बात करेगा, ठीक है, जितने भी 80 जिले 85 जिले जो भी। और जो लोकसभा का जाएगा वो पूरे यूपी की बात नहीं करेगा, वो अपने संसदीय क्षेत्र की बात करेगा। जैसे लखनऊ से जीता है तो लखनऊ की बात करेगा, वाराणसी से जीता है तो वाराणसी की बात करेगा वो। तो यह संघीय और जनप्रतिनिधि दोनों स्तरों का संतुलन है। तो संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर द्विसदनीय संसद का निर्माण किया ताकि संघीयता और जनसत्ता दोनों के सिद्धांत सुरक्षित रह सकें। राज्यसभा संघीय प्रतिनिधि फेडरल प्रिंसिपल है, जबकि लोकसभा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, ठीक है। राज्यसभा में सदस्य राज्यों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अनुच्छेद 80 का 4 कह रहा है। जबकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जा रहे हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अनुच्छेद 81 कह रहा है। तो राज्यसभा भारतीय संसद का स्थायी सदन क्यों कहलाता है? क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता है, बल्कि हर 2 वर्ष में इसके 1 तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। यह भारत के डबल रिप्रेजेंटेशन मॉडल का सिद्ध कर रहा है, जहाँ जनता और राज्य दोनों समान रूप से संसद में भागीदारी कर रहे हैं, ठीक है। आप चलते हैं आगे, इसमें हालांकि वाले में इसे स्क्रॉल करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, देख लीजिए। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वो संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग जरूर होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। तो राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है, जैसे राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्रों को आहूत करता है, अनुच्छेद 85, या सत्रावसान करता है, अनुच्छेद 85, लोकसभा को विघटन कर रहा है, अनुच्छेद 85, जब संसद का सत्र न चल रहा तो अध्यादेश जारी कर रहा है, अनुच्छेद 123, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही यह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, इतना हम समझते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति संसद का अंग है, स्पष्ट 79 में लिखा है। 111 कह रहा है किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रपति स्वयं सांसद नहीं है, परंतु संसद का संवैधानिक भाग है, क्योंकि उसके बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। 2023 में जब संसद ने जन आरोग्य विधेयक पारित किया, कौन सा? जन आरोग्य विधेयक, परंतु राष्ट्रपति की स्वीकृति से पहले वह केवल क्या था? एक प्रस्ताव था, लेकिन राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए तो वह क्या बन गया? वह विधेयक बन गया, और जन आरोग्य अधिनियम 2023 बन गया। वह विधेयक क्या बना? जन आरोग्य अधिनियम 2023, वो अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति की साइन के बाद। तो राष्ट्रपति की जो भूमिका है भारत के संसदीय ढांचे में संवैधानिक प्रहरी, कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन की भूमिका है। वह हेड ऑफ द स्टेट है, ना कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। इसलिए संसद के प्रत्येक कार्रवाई राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्ण होती है, जैसे सत्र को बुलाना 85, अध्यादेश जारी करना 123, या कानून पर हस्ताक्षर करना अनुच्छेद 111। तो क्या राष्ट्रपति संसद में भाग लेते हैं? नहीं, लेकिन संसद के प्रत्येक सत्र का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति के भाषण से होता है, ठीक है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का संसद से यह संबंध भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखता है। चलिए अब थोड़ा इसका आपका रिवीजन हम करा देते हैं। संसद के 3 अंग हैं, अनुच्छेद 79 कह रहा है। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा का नाम 1954 में हमने भारतीय नामों का प्रयोग किया है, जो भारतीय संसद भवन में आज भी हैं। उच्च सदन, निम्न सदन की बात करें अनुच्छेद 80 और 81 में। बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात हो रही है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत हमने अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1979 से बाई कैमरल द्विसदन विधायिका की शुरुआत हुई 1919 से। भारत शासन अधिनियम 1919 से। अगर प्रतिनिधि स्वरूप का बात करें तो अनुच्छेद 80 किसकी बात कर रहा है? अनुच्छेद 80 कर रहा है संघीय और लोकतांत्रिक सिद्धांत की बात कर रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 81 जो है वो उसकी बात करेगा लोकसभा के। राष्ट्रपति संसद का अंग है, कैसे प्रूफ करेंगे? तो अनुच्छेद 79 प्रूफ करता है, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा
पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। मतलब अगर दोनों सदन मिलके भी कुछ पारित कर दें तो तब तक विधि नहीं बनते जब तक राष्ट्रपति महोदय उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देते। ठीक है। एक धन विधेयक में बारे में आप राष्ट्रपति की वीटो की पावर देखना। राष्ट्रपति धन विधेयक को या तो स्वीकार करते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, उसे वापस नहीं भेज सकते। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि वो लोकसभा का मामला है, वो राज्यसभा का मामला नहीं है। तो वहाँ राष्ट्रपति का भी पावर अलग तरीके से है। ठीक। तो अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। जब संसद का कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति देंगे या स्वीकृति देने से मना कर देंगे। यदि वह धन विधेयक नहीं है तो ही मना करेंगे और अथवा विचार पुनः सदनों को वापस भेज सकता है। ये बात है। मतलब या तो स्वीकृति देंगे या स्वीकृति देने से मना कर सकता है अथवा विचारार्थ पुनः सदन को वापस भेज सकता है। ये बात है। ठीक है। तो कोई भी कानून संसद तब तक नहीं बना सकती जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। तो राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है बिना संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक सिर्फ एक प्रस्ताव मात्र है, कोई कानून नहीं है। जैसे ही राष्ट्रपति अनुमति देंगे, स्वीकृति देंगे, वो कानून बन जाएगा। ठीक है। जैसे कि हम फिर बताएं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम दोनों सदनों में पारित हुआ, परंतु कानून वह तभी बना जब राष्ट्रपति मुर्मू ने उस पर हस्ताक्षर किए। तो उनके हस्ताक्षर ने विधेयक को एक संवैधानिक कानून रूप दिया और यही कारण है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति संसद के विधायी कार्य की अंतिम मोहर है। तो भारत की विधायी प्रक्रिया के संवैधानिक परिपक्वता को दर्शा रहा है। संविधान ने राष्ट्रपति को केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि संवैधानिक संरक्षक कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन की भूमिका दी है, जो यह सुनिश्चित कर रहा है कि संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान की मूल भावना के विरुद्ध ना हो और विधायी प्रक्रिया विधि सम्मत तरीके से हो। विधायी प्रक्रिया क्या हो? विधि सम्मत, ड्यू प्रोसेस हो। तो भारत में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं। स्वीकृति देने के बजाय पुनर्विचार हेतु वापस भेज दे, लेकिन धन विधेयक को नहीं भेज सकते, या उसे लंबित रखे पॉकेट वीटो की तरह। ठीक है। यह पॉकेट वीटो भारत ने अमेरिका से प्रेरित होकर अपनाया, परंतु इसका प्रयोग सीमित रूप में किया जाता है, जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। हालांकि ज्ञानी जैल सिंह ने अगली सरकार के लिए वो जो उस विधेयक को रोका था उसे फिर भेजा था। अगली सरकार ने कहा सही किया था आपने, हमें भी इसे पास करने में कोई दिलचस्पी नहीं, इसे रहने दो, तो फिर वो पारित नहीं हुआ। तो राष्ट्रपति संविधान का अंतिम द्वारपाल है, फाइनल गेट कीपर है। संसद लोक इच्छा की अभिव्यक्ति है, जबकि विधेयक इन दोनों के बीच एक संवैधानिक सेतु के रूप में काम करता है। ठीक है। लोक इच्छा की अभिव्यक्ति को फाइनल गेट कीपर मतलब अंतिम रूप से मोहर कौन लगा रहा है? राष्ट्रपति लगा रहा है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, वो केवल एक कागज है। ठीक, समझ गए? अब चलते हैं। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है, जैसे दोनों सत्रों को आहूत करना, अवसान करना, विघटन करना, सत्र न चल रहा तो अध्यादेश जारी करना। तो राष्ट्रपति संसद के कुछ कार्य करता है, संसद के कुछ चुनिंदा कार्य करता है। बहुत सारे ज़्यादा नहीं, पर कुछ कार्य जरूर करता है। अनुच्छेद 85 संसद के क्षेत्र का आहूत को, सत्र के अवसान की बात कर रहा है। अनुच्छेद 83 का 2 लोकसभा के विघटन की बात कर रहा है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार की बात कर रहा है। तो राष्ट्रपति संसद के कार्यों को आरंभ करने, समाप्त करने या आपातकालीन स्थिति में अस्थायी कानून जारी करने की शक्ति रखता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के कार्यों को आरंभ करने, उन्हें समाप्त करने या आपातकालीन स्थिति में अस्थायी कानून जारी करने की शक्ति रखता है, जिसे हम अध्यादेश कहते हैं। यानी संसद के समस्त जीवन चक्र लाइफ साइकिल का संचालन उसी की औपचारिक स्वीकृति से होता है। किसकी? राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति से संसद का लाइफ साइकिल का संचालन होता है। 2020 में जब संसद का सत्र कोविड-19 के कारण हम लोगों ने स्थगित करना पड़ा, तो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर हमने श्रम कानून बनाए। श्रम कानून में क्या किया? अस्थायी रूप से संशोधन किए। बाद में वही अध्यादेश संसद में प्रस्तुत कर हमने अधिनियम बनाए। इससे यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति संसद के कार्यकाल और आपात विधायी क्रिया दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का राष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैटालिस्ट है और संसद के कार्यों को प्रारंभ, समाप्त और अस्थायी रूप से प्रतिस्थापित करने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति कह रहा है कि राष्ट्रपति हर 6 माह में कम से कम एक बार संसद का सत्र बुलाएंगे। ये 85 कह रहा है कि 6 माह में कम से कम एक बार। अनुच्छेद 83 का 2 कह रहा है
कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति उसे पहले भी भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से। अनुच्छेद 74 की सलाह, जो प्रधानमंत्री की सलाह मिलती है वो अनुच्छेद 74 से मिलती है, ठीक है। और अनुच्छेद 123 कह रहा है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर अस्थायी रूप से कानून बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोविड-19 के समय जब हमारा सत्र नहीं चल रहा था तो राष्ट्रपति ने श्रम कानून में कैसे संशोधन किए थे, बाद में उन्हें फिर हमने अधिनियम के रूप में प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। तो इन तीनों शक्तियों का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति संसद की धड़कन को नियंत्रित कर रहा है, परंतु उसका संचालन मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। क्या राष्ट्रपति स्वतः अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। वह मंत्रिपरिषद की सलाह अनुच्छेद 74 के तहत ही अध्यादेश जारी करते हैं। और अध्यादेश कहाँ लिखा है? अध्यादेश लिखा है अनुच्छेद 123 में, ठीक है। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। इसे थोड़ा हम देख लेते हैं। अध्यादेश जारी बारे का लिखा है, तो इस मामले में जो भारतीय संविधान है अमेरिका के स्थान पर, हम यूएस जैसे नहीं हैं, हम ब्रिटेन के जैसे हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं, हम कैसे ब्रिटेन के जैसे हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने की बात कर रहा है। यह ब्रिटिश शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल से प्रेरित है, जहां राजा या रानी जो औपचारिक मुखिया होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। भारत में राष्ट्रपति कैसा प्रमुख है? भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। यह व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है, ना कि अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका में राष्ट्रपति स्वयं शासन का प्रमुख होता है। तो ब्रिटेन में क्या है? रानी संसद का हिस्सा है, लेकिन सरकार प्रधानमंत्री चला रहे हैं। भारत में भी राष्ट्रपति संसद का अंग है, लेकिन शासन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से चल रही है। तो वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति खुद विधायी अंग से स्वतंत्र होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ की संसद से कोई मतलब नहीं, जबकि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी संसद के सदस्य हैं, वाराणसी की लोकसभा के सदस्य हैं। तो भारत ने ब्रिटेन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अपनाया है, जहाँ सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति विधायिका से अलग होता है, इसीलिए भारत का जो राष्ट्रपति है कानून की प्रक्रिया में भाग लेता है। कानून की प्रक्रिया में कौन भाग ले रहा है? राष्ट्रपति लेता है, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पर अनुच्छेद 74 के तहत करते हैं। तो यह ब्रिटिश क्राउन इन पार्लियामेंट के सिद्धांत का भारतीय रूप है। ब्रिटेन में राजा का शासन इन पार्लियामेंट में चलता है, भारत में राष्ट्रपति का शासन थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चलता है। अमेरिका में राष्ट्रपति जबकि स्वयं शासन करता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का शासन तो चल रहा है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सहायता से चल रहा है। इसीलिए कहा गया है भारत न तो पूर्णतः ब्रिटिश है न अमेरिकी, पर अपनी संवैधानिक शैली में अद्वितीय है, ठीक है। हमने राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी हैं बिल्कुल अमेरिका की तरह, लेकिन वो शक्तियाँ चला कैसे रहे? ब्रिटेन की तरह, ठीक है। ये बात है, हमारे यहाँ कोई राजा और रानी नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन की जो संसद है ताज से मिलकर बनती है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से, हाउस ऑफ कॉमन्स से। तो ये बताओ ताज में कौन कौन होता है? ताज में देखो कभी कभी राजा होता है, कभी कभी रानी होती है ब्रिटेन में, तो उनका अपना मैटर है, राजा होता है कि रानी होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? ऊपरी सदन यानी राज्यसभा, जैसे वहाँ बोलते हैं उनका हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं राज्यसभा को, हाउस ऑफ लॉर्ड, और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचला सदन, ठीक है। इसके विपरीत जो अमेरिका का राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा हमारे राष्ट्रपति के यहाँ विधान संसद के अंग है, जबकि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के विधानमंडल के अंग नहीं है। अमेरिका में विधानमंडल को कहते हैं कांग्रेस, और कांग्रेस में राज्यसभा होती है क्या? बिल्कुल होती है, ऊपरी सदन होता है जैसे सीनेट बोलते हैं। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा होता है एक रिप्रेजेंटेटिव, उनकी लोकसभा को बोलते हैं जैसे हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे ही वहाँ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन होता है। ये बात है, ठीक है। तो ब्रिटेन में संसद के 3 अंगों से मिलकर बनती होगी संसद, ताकि ब्रिटेन की राजा रानी जैसे बोलते हैं क्राउन, हमारे यहाँ उनके समकक्ष हैं प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड हमारे यहाँ राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स हमारी लोकसभा। भारत ने इसी ढांचे को अपनाकर राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाया है, ठीक है।
ब्रिटेन में कोई विधायक तब तक कानून नहीं बनता जब तक रानी उसे रॉयल असेंट ना दे। भारत में कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक हमारे राष्ट्रपति उसे स्वीकृति ना दे। यानी रॉयल असेंट और प्रेसिडेंशियल असेंट दोनों समान भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, जो भारत ने ब्रिटिश मॉडल की संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली को लोकतांत्रिक गणराज्य में रूपांतरित किया है। वहाँ कौन सा है? वहाँ मोनार्की है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ क्या है? यहाँ रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, यह ब्रिटिश क्राउन इन पार्लियामेंट की भारतीय व्याख्या है। ब्रिटेन में ताज प्रतीक है, जबकि भारत में राष्ट्रपति संविधान का जीवंत प्रतीक है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव से आता है, लेकिन वहाँ राजा रानी खून से हैं। ठीक, क्राउन क्या परंपरा है, प्रेसिडेंट या संविधान के तहत होता है। ठीक है, क्या ब्रिटिश संसद और भारतीय संसद की संरचना समान है? तो हाँ बिल्कुल है, यहाँ भी 3 अंग हैं, परंतु स्वरूप में समान नहीं। स्वरूप में वो राजतंत्र है, वो संवैधानिक राजतंत्र है, हम संवैधानिक गणतंत्र हैं। ठीक है, अंतर इतना है। हमारा राजा है, हमारा राष्ट्रपति चुना हुआ होता है, वो कोई से कोई भी हो सकता है, जरूर नहीं किसी राज परिवार का सदस्य हो। ठीक है, ये बात है। तो हमारे भारत का प्रथम नागरिक क्या है? कोई भी बन सकता है। आप कहें कि इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, तो अमेरिका में जो कांग्रेस है वो सीनेट्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनती है, उसमें राष्ट्रपति उसका हिस्सा नहीं माना जाता। अमेरिका में राष्ट्रपति और संसद अलग अलग संस्थाएं हैं। राष्ट्रपति कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, केवल वीटो का अधिकार रखता है। ठीक है, वीटो हो सकता है बस। यदि अमेरिकी कांग्रेस कोई बिल पारित करती है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति या वीटो कर सकता है, परंतु वह उस बिल की तैयारी या चर्चा में भाग नहीं लेता। भारत में इसके ऊपर राष्ट्रपति संसद का संवैधानिक अंग है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति संसद का अंग है, अमेरिका में ऐसा नहीं, पर उनके पास वीटो है। उसकी बिल की तैयारी या चर्चा में भाग नहीं ले सकता। कौन? राष्ट्रपति। भारत और अमेरिका की तुलना, जैसे मान लो वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, अगर थोड़ा और ज़्यादा तुलना करके देखें तो हमारे यहाँ जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति और संसद है, वहाँ का राष्ट्रपति स्वतंत्र है। हमारे यहाँ उत्तरदायित्व संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का, वहाँ किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो वहाँ की जो विधायिका है ना, राष्ट्रपति हमारे यहाँ तो अंग है, वहाँ अंग नहीं है, अलग है। यहाँ अध्यादेश जारी हो सकता है आर्टिकल 130 से। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। तो भारत ने ब्रिटिश मॉडल को लोकतांत्रिक रूप से अपनाया, जबकि अमेरिका ने सेपरेशन ऑफ पावर्स को पूर्ण रूप से अपनाया। अब चलिए इतना हो गया। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जबकि कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव सदन है। तो अमेरिकी संसद को कहते हैं कांग्रेस या द्विसदनीय, 2 सदन है, परंतु वहाँ राष्ट्रपति उसका हिस्सा नहीं है। अमेरिका में यदि कांग्रेस कोई रक्षा बिल पारित करती है तो राष्ट्रपति केवल उसे हस्ताक्षर या वीटो कर सकता है, वह उसमें बदलाव नहीं कर सकता। भारत में राष्ट्रपति कानून निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा होता है, इसलिए उसकी भूमिका अधिक औपचारिक पर प्रभावी होती है। ठीक है, अमेरिकी कांग्रेस केवल विधायिका है, जबकि प्रेसिडेंट और विधायिका अलग हैं। भारत में दोनों इंटरलिंक हैं। भारत रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, वहाँ सेपरेटेड गवर्नमेंट है। ठीक है, इससे पता चलता है कि भारत का संविधान है बैलेंस ऑफ पावर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित है, जबकि अमेरिका का स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स पे है। ठीक है, हमारे यहाँ शक्ति का संतुलन है, वो भी उत्तरदायित्व के आधार पर। तो संसद में राष्ट्रपति की भूमिका भारत बनाम ब्रिटेन देख लेते हैं, तीनों समान ही है बिल्कुल। वहाँ वेस्टमिंस्टर मॉडल, हमारे यहाँ उन्हीं का है। ब्रिटेन में क्या होता है, ताज है, हाउस ऑफ को हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। वहाँ राजा औपचारिक मुखिया होता है, हमारे यहाँ चुना हुआ राष्ट्रपति होता है। बस इतना अंतर है, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। वहाँ ब्रिटेन से हम लोग समान है, अमेरिका की प्रणाली थोड़ी अलग है। अब चलिए और देख लेते हैं। ये जो है ना, सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी और कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। अतः हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है।
और दूसरी तरह राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में यानी अमेरिका में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता। ठीक है, इतनी सी बात है। तो सरकार की जो संसदीय पद्धति है उसमें विधायी और कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग परस्पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो निर्भरता पर जोर दे रहा है। जबकि अमेरिका में क्या हो, विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। वहाँ सेपरेशन पर जोर है, हम लोग दे रहे हैं हम सामंजस्य पर, सम्मिश्रण पर जोर देते हैं। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं है। ठीक है, वो लोग अलग होने की बात करते हैं कि अलग अलग रहो ज़्यादा ठीक रहेंगे, हम कहते हैं मिलजुल के रहो तो ज़्यादा ठीक रहेंगे। तो दो तरह की सोच होती है, कुछ लोग कहते हैं अलग अलग रहो तो झगड़ा नहीं होगा, हम कहते हैं मिलजुल के रहो, तो वही वाली बात है। अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श प्राप्त होगा। 75 का 3 कह रहा है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसलिए मंत्रिपरिषद कोई ज्यों तो सलाह राष्ट्रपति को नहीं देगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता को वोट चाहिए ना, वोट मिलेगा तभी तो चुनाव जीतेंगे आप। तो संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि कार्यपालिका जो है संसद से उत्पन्न होती है और उसी के प्रति उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि सरकार जो है संसद का ही विस्तार है, और यदि संसद उसका विश्वास खो देती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, सरकार गिर जाएगी। तो संसदीय प्रणाली में विधायी अर्थात कानून बनाने वाली और कार्यकारी कानून को लागू करने वाली शाखाएं एक दूसरे पर निर्भर है। मोदी जी ही कोई कानून बनाते हैं, मोदी जी ही उसे लागू करवा रहे हैं। सरकार संसद से निकलती है पर उसी के प्रति जवाबदेही है। अगर संसद अविश्वास प्रकट करेगी तो सरकार गिर जाएगी। जैसे 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, सरकार ने कार्यपालिका अपना विश्वास खो दिया, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। यह घटना दिखाती है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है, विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध और जवाबदेही होती है। तो यह बात संसदीय शासन प्रणाली की जीवंत आत्मा को प्रकट करता है। यह प्रणाली इस विचार पर आधारित है कि एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट द पीपल। मतलब सरकार जो है किसके प्रति अकाउंटेबल है, लेजिस्लेचर के प्रति, और लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट करता है लोगों को। भारत ने यह पद्धति कहाँ से ली है, ब्रिटेन से, जहाँ राजा रानी औपचारिक मुखिया है परंतु वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास होती है, जो संसद से आते हैं। इसे कहते हैं परस्पर निर्भरता का अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के सदस्य होते हैं। संसद उनका चयन, नियंत्रण और हटाने का अधिकार रखता है। कानून बनाने और लागू करने की प्रक्रिया में दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यह परस्पर संबंध लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व और संतुलन सुनिश्चित करता है, पर यह शक्ति का बंटवारा नहीं बल्कि शक्ति का सहयोग है। तो संसदीय प्रणाली में क्या होता है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी होती है। शासन की स्थिरता नहीं होती बल्कि जवाबदेही की गारंटी होती है। ठीक है। अब हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है। अनुच्छेद 79 कहता है संघीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनेगी, सेम ब्रिटेन की तरह। भारत में जो संसद है 3 घटकों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यह ब्रिटेन के क्राउन एंड पार्लियामेंट सिस्टम पर आधारित है, जहाँ राजा या रानी संसद के अभिन्न अंग होते हैं। भारत में राष्ट्रपति वही भूमिका निभाता है जो ब्रिटेन में राजा या रानी। वे औपचारिक प्रमुख होते हैं जो संसद का हिस्सा तो है परंतु सरकार के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। ब्रिटेन में कोई बिल तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक क्यून या रॉयल असेंट नहीं मिलेगी। भारत में भी कोई बिल तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट असेंट नहीं मिलेगी। दोनों राष्ट्राध्यक्ष प्रतीकात्मक लेकिन संवैधानिक रूप से आवश्यक हैं। तो यह भारत के संवैधानिक राजतंत्र की भारतीय व्याख्या को स्पष्ट कर रहा है। भारतीय राष्ट्रपति, ब्रिटिश क्राउन दोनों ही शासन के औपचारिक मुखिया हैं। ब्रिटेन में क्राउन इन पार्लियामेंट कहलाता है, जबकि भारत में यही बचा प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट कहलाता है। दोनों ही देशों में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो त्रिकोणीय है। कैसे ये त्रिकोणीय, क्राउन प्लस हाउस ऑफ लॉर्ड प्लस हाउस ऑफ कॉमन्स। भारत में प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। फर्क बस इतना कि ब्रिटेन में राजा रानी के जो पद है वो वंशानुगत है, जबकि भारत में जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्या भारत में राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा जैसा है? तो संवैधानिक भूमिका में तो है पर राजनीतिक प्रणाली में नहीं है। भारत एक गणराज्य है जहाँ राष्ट्राध्यक्ष जनता का प्रतिनिधि है, जबकि वहाँ राजा है।
वही दूसरी तरफ राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार यानी अमेरिका की जो सरकार है उसमें विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। भारतीय संविधान में इस प्रकार का कोई स्पष्ट विभाजन है, मिलता नहीं है कि अलग अलग हो। राष्ट्रपति प्रणाली जो है अमेरिका की, उसमें सरकार और संसद स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से निर्भर नहीं होते, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। राष्ट्रपति संसद से नहीं बनता और ना ही उसके प्रति उत्तरदायी होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो है, मान लो वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है और उन्हें हटाने के लिए आवश्यक प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता अमेरिका के राष्ट्रपति पर। उनका कार्यकाल निश्चित होता है, 5 वर्ष तक वे पद पर रहें। उनका जो 4 वर्ष होता है जो भी उनका रहेगा, चाहे कांग्रेस उनके विरोध में ही क्यों ना हो। तो यह पंक्ति भारत की संसदीय और अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के मूलभूत अंतर को स्पष्ट कर रही है। भारत की जो कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे में गुथे हुए हैं, जबकि अमेरिका में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अमेरिका के संविधान में क्या है, विधायिका और कार्यपालिका की स्वतंत्रता की बात कही है। राष्ट्रपति कांग्रेस का सदस्य नहीं है और ना ही संसद उसे पद से हटा सकती है। हाँ, लेकिन इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, ठीक है। भारत में इसके विपरीत प्रधानमंत्री संसद से आता है और संसद उसके प्रति उत्तरदायी है। यही कारण है कि भारत में जवाबदेही प्राथमिक मूल्य है, जबकि अमेरिका में स्वतंत्रता प्राथमिक मूल्य है। भारत रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करता है, अमेरिका सेपरेट गवर्नमेंट और स्टेबल गवर्नमेंट की बात करता है। यह वही भेद है जो इंटरडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बीच है। हम लोग एक दूसरे पर स्वनिर्भर हैं, वो एक दूसरे से स्वतंत्र है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है और स्वतंत्र है। संसद से पैरेलल है वो, जबकि भारत में राष्ट्रपति संसद का ही अंग है। अमेरिका में कांग्रेस में राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि नहीं बैठता, जबकि वह केवल किसी बिल को वीटो या स्वीकृति दे सकता है। भारत में राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होते भी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करता है। यहाँ दोनों शाखाएं जुड़ी हैं, वहाँ पूरी तरह अलग हैं, ठीक है। यहाँ तो संसद के ही लोग तो सलाह दे रहे हैं, तब राष्ट्रपति काम कर रहा है। वहाँ संसद कोई सलाह नहीं देती और राष्ट्रपति सुनते भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग है। तो भारत और अमेरिका में क्या अंतर है? यहाँ सलाह देते हैं लोग, कान में फुसफुसाते हैं राष्ट्रपति की, तब राष्ट्रपति कुछ करते हैं। वहाँ के सांसद से वहाँ के राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। तो वहाँ अमेरिका सेपरेशन ऑफ पावर है, भारत फ्यूजन ऑफ पावर्स है। भारत ने ब्रिटेन की तरफ फ्यूजन मॉडल अपनाया है, जहाँ शक्तियाँ क्या हैं, मिश्रित हैं, मिली हुई हैं, जबकि अमेरिका ने सेपरेशन मॉडल लाया। वहाँ क्या है, तीनों शाखा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत में राष्ट्रपति विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है, अनुच्छेद 111 देख लो आप। भारत में राष्ट्रपति केवल कार्यपालिका का मुखिया है, वहाँ अमेरिका में केवल कार्यपालिका का मुखिया, विधायी प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रपति जो है कानून निर्माण प्रक्रिया में भाग ले रहा है, औपचारिक रूप से साइन कर रहा है, जबकि अमेरिका में कानून लागू करता है सक्रिय रूप से, भाग नहीं लेता कानून के निर्माण में। एक अंतर ये है। क्या भारत में अमेरिकी जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं? तो नहीं है। भारत में सेपरेशन ऑफ फ्यूजन्स हैं, एक सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है, ना कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है, ये बात है। चलिए एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रपति संसद का अंग है, बिल्कुल है। रीजनिंग क्या है? क्योंकि संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका में परस्पर निर्भरता होती है, बिल्कुल दोनों कथन सही है। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अंग है, क्योंकि वह विधायी प्रक्रिया का औपचारिक भाग है। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की शासन प्रणालियों में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और रियल एग्जीक्यूटिव के बीच संबंध सही युग्म कौन सा है? मतलब ऐसा है कि भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है उसमें संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख के बीच संबंध का सही युग्म बताना है। तो भारत में क्या होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमेरिका में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में राजा और प्रधानमंत्री। तो हमारे यहाँ भारत राष्ट्रपति कौन सा है? राष्ट्रपति है संवैधानिक, अमेरिका में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, ब्रिटेन में राजा प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख, अमेरिका में राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है, हमारे यहाँ वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन में वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। तो इतनी सी बात है। तो भारत और ब्रिटेन में औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति और राजा हैं और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति दोनों भूमिकाएं में है, औपचारिक प्रमुख भी है, वास्तविक शक्ति भी है, अर्थात हेड ऑफ स्टेट भी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति केवल हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये अंतर है, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं दोनों सदनों की संरचना के ऊपर हम पहुंच गए हैं। तो क्या क्या संरचना है कि राज्यसभा की संरचना को पहले देखेंगे। तो राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा का उल्लेख कहाँ मिलता है? राज्यसभा का उल्लेख में अनुच्छेद 80 में मिलता है। और कहाँ मिलता है? राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, इनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कितने मतलब मैक्सिमम 250 होते हैं, हो सकते हैं 238 प्लस 12, लेकिन फिलहाल हैं 245, तो 233 प्लस 12 होंगे, जिनमें 225 तो राज्य से आ रहा है, 8 आ रहा है यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, यानी संघराज्य क्षेत्र से, और 12 हैं कहाँ से? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो हमारे जो 5 सदस्य कम पड़ रहे हैं वो सदस्य इसलिए कम है क्योंकि जो हमारी जो जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट है उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, इसलिए 5 सदस्य वो वाले नहीं आ पा रहे हैं हमारे। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघराज्य क्षेत्र में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। तो राज्यों और राज्यसभा के लिए जो है सीटों के आवंटन का जो वर्णन है वो 4वीं अनुसूची में आपको मिलता है। तो कुछ इस तरीके की बात है, तो इसे थोड़ा हम अपने हिसाब से समझ लेते हैं। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है बताइए? पहले इस पे चलते हैं। पहले 250 है। बताइए कहाँ लिखा है कि राज्यसभा के सदस्य 250 होंगे? तो ये लिखा है अनुच्छेद 80 के 1 में। वो राज्यसभा की संरचना से संबंधित है कि राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्य संख्या 250 होगी, जिसमें 238 राज्य और संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। तो अनुच्छेद 80 भारत की संघीय प्रकृति को दर्शाता है। कौन सी प्रकृति है? संघीय। अनुच्छेद 80 में है जो यह तय करता है कि राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट है भारत के राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेगी, और यह उच्च सदन जो है स्थायी निकाय है और इसमें कुल 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इनमें अधिकांश सदस्य जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 12 जो है नामांकित होंगे, जो कला के, विज्ञान के, साहित्य के, समाज सेवा में आदि में विशिष्ट योगदान देने वाले होते हैं। तो वर्तमान में 2025 तक की बात करें तो राज्यसभा में कुल सदस्य हैं 245, इसमें 225 तो राज्य के प्रतिनिधि हैं, 8 संघराज्य क्षेत्रों के सदस्य हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा नामांकित व्यक्ति हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो रतन टाटा हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, इलैया राजा हैं, लता मंगेशकर हैं। ये कैसे? ये प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राष्ट्रपति ने इसी अनुच्छेद के तहत नामांकित किया। ठीक है, 80 के तहत। तो राज्यसभा की यह सीमा भारत के संघीय संतुलन की रचना को दर्शाती है। संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया है कि राज्यसभा राज्यों की आवाज बन सके। तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा को अपर हाउस नहीं बल्कि हाउस ऑफ स्टेट कहता है। इसका उद्देश्य केवल विधेयकों की समीक्षा करना नहीं बल्कि राज्यों के हितों की रक्षा करना भी है। ठीक है, केवल विधेयकन की समीक्षा नहीं करो बल्कि राज्यों के हितों की रक्षा भी करो, ये उसका एक उद्देश्य है। BR अम्बेडकर ने कहा था लोकसभा लोकतंत्र की भावना का प्रतीक है, जबकि राज्यसभा संघवाद की आत्मा। अगर पूछे फेडरलिज्म को मजबूत कौन कर रहा है? लोकसभा के राज्यसभा तो राज्यसभा। लोकतंत्र के लिए कौन है? डेमोक्रेसी के लिए तो लोकसभा है। तो यह सीमा जो है सुनिश्चित करती है कि राज्यसभा न तो इतनी बड़ी हो कि चर्चा कठिन हो जाए और न इतनी छोटी को राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या हो, सीमित हो जाए। तो इसलिए हमने 250 की सीमा लगा के रख दी। क्या राज्यसभा में 250 सदस्य स्थायी हैं? तो नहीं, यह केवल अधिकतम सीमा है। वर्तमान संख्या 245 है और ये कैसे संविधान के अनुसार है और RPA एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अनुसार ऐसी संख्या तय होती है। ठीक है, अब आप कहें कि इसमें 238 सदस्य हैं जबकि 12 मनोनीत हो रहे हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के अधिकांश सदस्य जनता द्वारा नहीं बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित होते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं जिनकी विशेषज्ञता राष्ट्र हित में क्या है, योगदान दे सकती है, इसलिए नामांकित होते हैं। तो सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मी मित्तल, रघुनाथ महापात्रा, रेखा, इलैया राजा, ये कैसे अनुच्छेद 80 के तहत इनका नामांकित हुआ है। इनका कार्य क्या होता है? जो नामांकित होते हैं उनका कार्य क्या है? उनका कार्य वो राजनीति नहीं करेंगे बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में देश की सोच को संसद तक पहुंचाने की बात होती है। देश की जो सोच है वो संसद तक पहुंचे, इसलिए केवल राजनीति की बात नहीं है। राज्यसभा में जो मिश्रण दिया गया है
वो भारतीय लोकतंत्र का संघीय प्लस बौद्धिक मॉडल है। हम संघीय मॉडल की तो बात कर ही रहे फेडरलिज्म की, इसके अलावा हम बौद्धिक मॉडल की बात करते हैं। ये जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं विधानसभा से चुने गए सदस्य होते हैं। कहाँ से आते हैं? जनता विधानसभा से, ठीक है। और राष्ट्र के बौद्धिक प्रतिनिधि जो होते हैं वो नामांकित होते हैं। तो इससे संसद केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक संस्था भी बन जाती है। और ये जो प्रणाली जो हमारे यहाँ चल रही है 238+12 की जो प्रणाली है वो राजनीतिक दृष्टिकोण और बौद्धिक दृष्टिकोण दोनों का संतुलन है, बैलेंस है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकन यह सुनिश्चित करता है कि संसद केवल राजनीति की जगह नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला भी है। राजनीति और राष्ट्र निर्माण अलग अलग है। बताइए, क्या राष्ट्रपति सीधे किसी व्यक्ति को राज्यसभा भेज सकता है? बिल्कुल भेज सकता है। उन्हीं को जिनका योगदान कला में हो, साहित्य में हो, विज्ञान में हो, समाज सेवा में उत्कृष्ट हो। अनुच्छेद 80 का 3 आप पढ़ लीजिए, वो विशेषज्ञता की बात करेगा। 3 वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 हैं। और ये कहाँ से हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का है और अनुच्छेद 80 के संयोजन से हैं। राज्यसभा की जो अधिकतम सीमा है वो 250 है, लेकिन वर्तमान में इसका वास्तविक सदस्य कितने हैं? 245, ठीक है। तो 2025 तक राज्यसभा में 225 सदस्य तो राज्यों के प्रतिनिधि हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश के हैं, तो हो गए 233। 12 का हम 12 नामांकित हैं। तो राज्यसभा की जो ये संख्या है समय के साथ जनसंख्या वृद्धि और नए राज्यों के निर्माण के अनुसार समायोजित होती है। संख्या कैसे समायोजित है? जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, नए राज्यों का निर्माण जो हो रहा है उसके तहत समायोजित होती है। 1952 में पहली राज्यसभा में केवल 216 सदस्य थे, आज बढ़कर 245 हो गए। अधिकता हम लोग 250 रख सकते हैं, ठीक है। तो खूब बढ़ गए, अब 245 हो गए, तो मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। तो यह संख्या जो है संघीय व्यवस्था की गतिशीलता, डायनामिक फेडरलिज्म को दर्शा रही है। केंद्र शासित प्रदेश को 8 सीटें देना यह दिखाता है कि संविधान ने उन्हें भी प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं रखा है। राज्यसभा में संख्या का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक सदस्य रहेंगे तो निर्णय निर्माण होगा कठिन, बहुत कम रहेंगे तो रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो राज्यसभा स्थायी निकाय है, परंतु सदस्यों की संख्या वो स्थायी नहीं होती है, वो बढ़ती रहती है। हर 2 वर्ष में 1 तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद 83 से पढ़ दीजिए, वहाँ कार्यकाल की बात है। तो संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है, ठीक है। हम बताए थे 4वीं अनुसूची में ये वर्णन हुआ है। राज्यसभा की सीटों का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच हुआ है आवंटन। अगर सरल शब्दों में हम लोग समझें तो राज्यसभा की जो सीटें हैं जनसंख्या के आधार पर राज्यों में बांटी जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के पास 31 सीट है, जबकि गोवा और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के पास 1 सीट है। तो उत्तर प्रदेश को 31 सीट मिली, महाराष्ट्र को 19 मिली, बिहार को 16 मिली, जबकि सिक्किम को 1 सीट मिल रही है। तो इससे जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, ताकि बड़े राज्यों की अधिक आवाज और छोटे राज्यों की पहचान बनी रहे। जनसंख्या के अनुपात में क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित होता है। बड़े राज्यों की आवाज को हम ज्यादा और छोटे राज्यों का हम केवल रिप्रेजेंटेशन मात्र दे रहे हैं, उनकी पहचान बरकरार रख रहे हैं, ये है। तो 4वीं अनुसूची भारतीय संघवाद का गणितीय आधार है। इसमें प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। क्या राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व है? बिल्कुल नहीं है। भारत में राज्यसभा जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व को पालन कर रही है, जबकि अमेरिका में सीनेट समान प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है। भारत का मॉडल जनसंख्या आधारित संघीय प्रतिनिधित्व है, जबकि लोकतांत्रिक समानता बनी रहती है। इससे क्या होता है? लोकतांत्रिक यहाँ भी हम थोड़े थोड़े डेमोक्रेटिक टाइप हैं। मतलब जनसंख्या क्या है? जनसंख्या तो डेमोक्रेसी है, लोगों की लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। तो यूपी में ज़्यादा लोग हैं, 20 करोड़ लोग हैं, तो सिक्किम के बहुत कम लोगों के साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए यूपी को 31, सिक्किम को 1 सीट मिली, बिहार को 16, महाराष्ट्र को 19 मिली। तो भारत का मॉडल जनसंख्या आधारित संघीय प्रतिनिधित्व कहलाता है। जनसंख्या आधारित फेडरल, और इससे लोकतांत्रिक समानता बनी रहती है और संघीय संरचना में राज्यों की विविधता भी संरक्षित रहती है। राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व का निर्वाचन जो है वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। मतलब
ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 80 का 4। यहाँ राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है 80 के 4 में। राज्यसभा के जो सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते बल्कि राज्यों की विधानसभा को निर्वाचित सदस्य होने चुनते हैं। मतदान एकल संक्रमणी मत प्रणाली से होता है, यानी हर विधायक अपनी प्राथमिकताओं के क्रम में उम्मीदवारों को जो है अंक देता है। मान लो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटें खाली हैं तो विधानसभा के सभी 403 निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे उसमें। हर सदस्य अपने मतपत्र में उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं 1, 2, 3। इस प्रणाली से यह सुनिश्चित होता है कि अल्पसंख्यक पार्टियों को भी सीट मिल सके। ऐसा क्यों करते हैं कि भाई ये छोटी छोटी पार्टियां उनको भी सीट मिल सके, इसलिए ऐसा हमने किया गया। ठीक है, यह प्रणाली भारत की इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को दर्शा रही है। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाई जाती है तो केवल बहुमत वाली पार्टी ही जीतती है, सभी सीटें जीत लेगी। लेकिन यहाँ हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटे छोटे दल हैं उनको भी एक तरीके से प्रतिनिधित्व तो कहाँ मिले, संसद में मिल सके। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV अतः एकल संक्रमणीय मत जो होता है वह सुनिश्चित करता है कि छोटे दल और विधिक राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में बना रहे। यह प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण है। इसमें राज्यसभा अधिक विचारशील, संतुलित और बहुदलीय सदन बनती है। क्या राज्यसभा के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं? नहीं भाई, वे अप्रत्यक्ष होते हैं और केवल विधायकों के माध्यम से होते हैं, अनुच्छेद 80 का 4। अब राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम राज्यों के प्रतिनिधित्व को हम थोड़ा और पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा चलेंगे आगे। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघराज्य क्षेत्र में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। तो कहाँ किया? 4वीं अनुसूची में। ठीक है, राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, चुनाव आनुपातिक पद्धति के अनुसार होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 है। ठीक है, जबकि त्रिपुरा से 1 सदस्य है भाई, सिक्किम से 1, गोवा से 1, हर जगह से 1 है, छोटे छोटे राज्य हैं। अमेरिका में सीनेट है राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व दे रही है। जनसंख्या के आधार पर ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं देती है। अमेरिका में जनसंख्या के आधार पर नहीं है, भारत में जनसंख्या है। अर्थात अमेरिका में जनसंख्या के स्तर पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं, तब प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो भारत में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर हो रहा है। ठीक है, और ये कहाँ से होता है? अनुच्छेद 80 का 2 और 4वीं अनुसूची, जो सीटों के बंटवारे की बात हो रही हो। तो राज्यसभा में बड़े राज्यों को अधिक सीटें क्योंकि उनकी जनसंख्या अधिक है, जबकि छोटे राज्यों को कम सीटें ताकि संघीय संतुलन बना रहे। ठीक है, बिहार को 16, गुजरात को 11, सिक्किम को 1। यह बंटवारा जनसंख्या अनुपात पर आधारित है ताकि प्रतिनिधित्व न्याय संगत हो। राज्यसभा का यह प्रावधान जो है भारत के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का गणितीय प्रमाण है। यह दिखाता कि भारत का जो संघीय ढांचा है लोकतंत्र के आधार पर निर्मित है, जहाँ जनसंख्या के साथ साथ राज्य अस्तित्व का भी सम्मान है। अमेरिका के सीनेट से बिल्कुल विपरीत है, जहाँ हर राज्य को समान सीटें दी गई हैं अमेरिका में। ये भारत ने इक्वलिटी ऑफ स्टेट की जगह इक्वलिटी ऑफ सिटीजन को प्राथमिकता दी है। तो भारत ने संघवाद को क्या किया? लोकतंत्र के अधीन रखा है, जबकि अमेरिका ने लोकतंत्र को संविधान के अधीन रखा है। तो इस तरीके की कुछ बात है। ठीक है, तो राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है। असर्शन है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है। सही है बात, सही बात है, कर रही है। राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है। हाँ सही है। अनुच्छेद 80 का 4 इस प्रक्रिया को क्या कर रहा है? सुनिश्चित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन राज्यसभा के संदर्भ में सही नहीं? इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, बिल्कुल सही है। या स्थायी सदन नहीं है, ये तो गलत है, स्थायी है राज्यसभा। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नामक सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
इसका चुनाव एसटीबी से होता है, बिल्कुल होता है। तो गलत क्या है कि अस्थाई सदन है भाई, स्थायी है जो, और ये कभी भंग नहीं हो सकता। ये 2 वर्ष में इसके 1 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद 83 पढ़ लो। भारत ने राज्यसभा की संरचना में अमेरिका के सीनेट मॉडल को क्यों अस्वीकार करती है, ये बता दो भाई। तो भारत जो है उन्हें राज्यसभा की संरचना में अमेरिका के सीनेट मॉडल को क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि भारत में जो संघवाद है वो लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। हमारा संघवाद लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अमेरिका में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिस सीनेट में 2-2 सीटें। तो जबकि भारत में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सीटें बटी हैं, तो भारत में लोक प्रतिनिधित्व सर्वोच्च, ना कि राज्यों की समानता। हमारे यहाँ राज्यों को बहुत कमजोर कड़ी दिया, मतलब अनुच्छेद 3 कह रहे हैं कि कोई राज्य कभी भी उनकी सहमति असहमति से हम एक राज्य से दूसरा राज्य बना सकते हैं, उनका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ राज्यों को ज़्यादा बॉस नहीं बनाया गया है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के लिए। इसलिए फिर हमने जो सीटें भी बांटी हैं वो इसलिए नहीं बांटी कि राज्यों का अपना अस्तित्व हो। हम कैसे सीटें बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो फिक्स थोड़ी है कि 85 स्टेट है। हमारे यहाँ तो पहले 29 स्टेट थे, अब 28 रह गए हैं। तो हम कैसे सीटें बांटेंगे? इसलिए हमने जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की भी सीटें बांटी हैं। अर्थात हमारे यहाँ संघवाद तो है, पर पूरी तरह से कठोर संघवाद नहीं है। हमारे यहाँ जनसंख्या लोकतांत्रिक संघवाद है, ठीक है। अमेरिका का जो संघ है संघों का संघ है, जबकि भारत का संघ जनता का संघ है, ठीक है। आप देख लेते हैं हम यूटी में प्रतिनिधित्व कैसे होता है। जैसे संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की बात कर लेते हैं, इसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी, इसका प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा जो है उसको संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल द्वारा, ठीक है। यह चुनावी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होता है। 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 3 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। अन्य 5 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। मतलब हमने 8 जो दिए है वो 3 को दिए, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू को, ठीक, जम्मू कश्मीर को। लद्दाख को नहीं दिया हमने राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, तो कैसे ही दे सकते हैं। तो इसे थोड़ा हम समझ लेते हैं क्यों नहीं दिया है, क्या है। तो राज्यसभा में जब संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रत्येक प्रतिनिधि है इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, अर्थात एक निर्वाचक मंडल बनता है संघ राज्य क्षेत्र यूटी में भी। अनुच्छेद 80 का 5 कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया निर्वाचक मंडल से होगा। तो यूटी के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे होगा? राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल बनाएंगे, वैसे होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 80 के 5 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि एक निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। किसे? इलेक्टोरल कॉलेज को। तो राज्यसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेश जैसे कहो दिल्ली है, पुडुचेरी है, के प्रतिनिधि विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। कैसे? विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। ये मंडल वहाँ की विधानसभा या अन्य प्रतिनिधि निकायों से बनते हैं। और ये मंडल कैसे बनते हैं? निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति तो बना दे रहे हैं, ठीक है, बनेंगे कैसे? बने हुए विधानसभाओं से और प्रतिनिधि निकायों से। जनता सीधे वोट नहीं करती बल्कि चुने गए प्रतिनिधि मतदान करते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली से राज्यसभा के 3 सदस्य आते हैं, निर्वाचक मंडल द्वारा चुने गए। दिल्ली से राज्यसभा के 3 सदस्य निर्वाचक मंडल द्वारा चुने गए। जो दिल्ली विधानसभा के 70 निर्वाचित सदस्य हैं, यानी जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा सदस्य चुना, ठीक है। जनता कैसे चुनती है? अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो भारत के संविधान में संघ राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी की स्थिति विशेष है। वे राज्य नहीं है परंतु संसद में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया है ताकि भारत की जो संघीय संरचना में उनकी आवाज़ भी शामिल हो सके। अनुच्छेद 80 के 5 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह यह तय करें कि उन क्षेत्रों के निर्वाचन मंडल कैसे बनेगा। जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी, यह मंडल वहाँ की विधानसभाओं से बनता है, जबकि अन्य यूटी में जहाँ विधानसभा नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार, लद्दाख, वहाँ ऐसा मंडल नहीं बनता है।
यह प्रावधान भारत के इंक्लूसिव फेडरलिज्म की पहचान यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है सीधे केंद्र द्वारा शासित होते हैं, उनकी भी आवाज़ हम राज्यसभा तक पहुंचा सकें। क्या केंद्र शासित प्रदेश के सभी प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं? तो नहीं, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्मित इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुने जाते हैं 80 के 5 के अनुसार। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। 80 के 4 80 5 पढ़ लो। दोनों के अंतर्गत चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होता है। राज्यसभा के चुनावों की तरह केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से ही होंगे, और मतलब हर विधायक उम्मीदवारों को प्राथमिकता से क्रम में अंक देता है। इससे यह सुनिश्चित हो पाता है कि अल्पसंख्यक जो पार्टियों को भी राज्यसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। मान लो पुडुचेरी की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? पुडुचेरी की विधानसभा में 30 सदस्य हैं और राज्यसभा की एक सीट खाली है। हर सदस्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम में 1 2 3 में अंक देगा। जिस उम्मीदवार को आवश्यक कोटा प्राप्त हो जाएगा वह निर्वाचित हो जाता है। ठीक है, इस प्रणाली से निष्पक्ष और संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। ठीक है, यह प्रणाली भारत की बहुलतावादी लोकतंत्र की आधारशिला है। सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड जो है सुनिश्चित करता है कि संसद केवल बहुमत की नहीं बल्कि सभी राजनीतिक विचारों के प्रतिनिधि बन सके। भारत में राज्यसभा को संतुलित सदन बैलेंस हाउस कहा जाता है क्योंकि उसमें अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व होता है। एसटीवी प्रणाली से छोटे दलों या स्वतंत्र उम्मीदवारों को भी मौका मिलता है। यह प्रणाली प्रोपोर्शनल डेमोक्रेसी का प्रतीक है जहां हर वोट की वैल्यू बचाई जाती है। क्या राज्यसभा के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? तो नहीं भाई, एसटीवी है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली 80 के 4 और 5 के अनुसार। 8 संघराज्य क्षेत्रों में सिर्फ 3 में प्रतिनिधि राज्यसभा में है। 8 में है, 8 में कितने में? 3 में है। तो अनुच्छेद 80 का 5 क्या कह रहा है? चौथी अनुसूची जो है उसमें स्पष्ट लिखा है कि इनमें कौन कितने सदस्य होंगे। कहाँ मिलेगा? चौथी अनुसूची। भारत में कुल कितने संघराज्य क्षेत्र हैं? 8 हैं, परंतु केवल 3 दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि शामिल हैं क्योंकि इन्हीं के पास विधानसभाएं हैं। जहाँ विधानसभाएं नहीं वहाँ निर्वाचक मंडल कैसे बनाएंगे? एक बात है। दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य हैं, परंतु अंडमान निकोबार, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप जैसे यूटी से कोई प्रतिनिधि नहीं है। इस कारण वहाँ का कोई विधानसभा नहीं है, इसलिए वहाँ प्रतिनिधि नहीं दिए गए हैं। जो संविधान व्यवस्था की है कि संविधान ने व्यवस्था की कि जहां जनप्रतिनिधि की संख्या मौजूद है वहीं से निर्वाचन होगा। राज्यसभा का उद्देश्य राज्यों और यूटी की राजनीतिक इच्छाओं को प्रतिनिधित्व देना है, न कि प्रशासनिक इकाइयों को। इसलिए केवल उन यूटी को राज्यसभा में स्थान दिया गया है जिनके पास अपनी विधानसभा हैं, जैसे दिल्ली अनुच्छेद 239 वाले, पुडुचेरी 239 का कैपिटल है। जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद भी विशेष यूटी को विधानसभा दी गई है, इसलिए उसका भी प्रतिनिधित्व बना हुआ है। 4 सदस्य उसके होते हैं। यह व्यवस्था दिखाती है कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो लचीला है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार केवल उस इकाई को मिलता है जहाँ जनता का प्रतिनिधित्व संस्थागत रूप से है। अन्य 5 संख्यात प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम है, इस कारण उन्हें हमने राज्यसभा में अलग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। तो ये कहाँ लिखा है? चौथी अनुसूची में। जिन केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या बहुत कम है उन्हें राज्यसभा में सीटें नहीं दी गई क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित होता है। लद्दाख की जनसंख्या मात्र 3 लाख है जबकि दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है। यदि हर यूटी को समान सीट मिले तो संघीय संतुलन क्या होगा? बिगड़ जाएगा। इसलिए छोटे यूटी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। यह निर्णय जो है भारत की संघीय व्यवहारिकता को दर्शा रहा है। संविधान ने प्रतिनिधित्व को जनसंख्या से जोड़ा है ताकि बड़े राज्यों और यूटियों की अधिक भागीदारी मिले, जबकि अमेरिका में सीनेट बिल्कुल अलग है। वहाँ प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व 2 यूटी मिलती हैं। भारत का उद्देश्य जन प्रतिनिधित्व है, अमेरिका में राज्य की समानता है। इसलिए छोटे यूटी को लोकसभा में प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। मतलब लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में कह रहे हैं भाई। भारत का उद्देश्य क्या? जनप्रतिनिधित्व है, अमेरिका में राज्य समानता है, इसलिए छोटे यूटी को कहाँ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिल रहा है। ठीक है,
है डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म और एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म के बीच का अंतर दिखाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12। अब हम नामित और निर्देशित सदस्यों की बात करेंगे। आप थोड़ा देखते हैं, नामित और नाम निर्देशित सदस्यों के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नामित और नाम निर्देशित सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या नाम निर्देशित करता है जिन्हें कला का, साहित्य का, विज्ञान का, समाज सेवा का या उन विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। क्या होना चाहिए? एक तो विशेष ज्ञान हो, नहीं तो फिर व्यवहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति को नामित करने के पीछे का उद्देश्य होता है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका के सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता है। वहाँ कैसे नामित हो सकता है? वहाँ तो हर राज्य से 2-2 होते हैं, तो नामित करने का फुर्सत कैसे है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित कर रहा है जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान, अनुभव, व्यवहारिक अनुभव रख रहा हो। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है अनुच्छेद 80 के 1 के ए और 80 के 3 में। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित करेगा जिनके पास कला का, साहित्य का, विज्ञान का, सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। तो राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को राज्यसभा भेज सकता है जिनका कार्य किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट रहा हो, जो जनता द्वारा चुने न जा सकें लेकिन राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अति आवश्यक हो। सचिन तेंदुलकर खेल से, रेखा सिनेमा से, रघुनाथ महापात्रा कला से, इलैयाराजा संगीत से, रतन टाटा उद्योग से, इन सभी को राष्ट्रपति ने राज्यसभा में नामांकित किया ताकि समाज के विविध क्षेत्रों के अनुभव नीति निर्माण में सम्मिलित हो सके। यह प्रावधान भारत के नॉलेज डेमोक्रेसी की आत्मा है। संविधान ने सुनिश्चित किया कि संसद केवल राजनीति का मंच न बने बल्कि राष्ट्र के सभी बौद्धिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति भी उसमें प्रतिनिधित्व कर सकें। तो नामांकित सदस्य सरकार के निर्णयों में वोट दे सकते हैं सिवाय राष्ट्रपति चुनाव के। राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं देते। ठीक है, यह व्यवस्था भारत को विचारशील लोकतंत्र बना रही है जहां शासन केवल जनता की इच्छा से नहीं बल्कि ज्ञान और अनुभव से भी संचालित हो सकता है। अमेरिकी सीनेट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ केवल सीधे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। भारत ने इस प्रकार की व्यवस्था को संविधान में स्थायी स्थान दिया है। तो अमेरिका सीनेट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नामांकित सदस्य वोट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सभी विधेयकों पर वोट कर सकते हैं सिवाय राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं कर सकते ये वोट। ठीक है, ये हो गया। ऐसे व्यक्ति को नामित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। अनुच्छेद 80 का 3 कह रहा है राष्ट्रपति के नामांकन शक्ति का उद्देश्य कौन बता रहा है? 80 का 3 बता रहा है। राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को नामांकित करता है जिनके पास असाधारण प्रतिभा या अनुभव हो ताकि वे राजनीति में आए, बिना देश के नीति निर्माण में योगदान दे सकें। मतलब राजनीति में आने की जरूरत नहीं है, आप सीधे संसद में आ जाइए, आप राज्यसभा में सीधे ही चुने जाएंगे। तो राष्ट्रपति ने 2012 में सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में नामांकित किया ताकि वे खेल से संबंधित नीतियों में योगदान दे सकें, अपनी राय प्रकट कर सकें। यह दिखाता है राज्यसभा केवल राजनीति नहीं बल्कि विशेषज्ञों का भी मंच बन सकती है। तो भारत का संविधान जो है लोकतांत्रिक प्रतिभा का संयोजन पर आधारित है। राष्ट्रपति के नामांकन की शक्ति उन व्यक्तियों के संसद में लाती है जिनका अनुभव समाज के विकास में योगदान देना है, लेकिन जो राजनीतिक प्रक्रिया में सीधे नहीं आ सकते। तो यह लोकतंत्र को ज्ञान आधारित बनाता है। और राष्ट्रपति नामांकन संसद को संविधान की बुद्धिमत्ता और विविधता का प्रतीक बनाता है। राष्ट्रपति का जो नामांकन है वो संसद को संविधान की बुद्धिमत्ता और विविधता का प्रतीक बनाता है। ठीक है, यहाँ यह भारत का संविधान लोकतंत्र, प्रतिभा और संयोजन पर आधारित है। राष्ट्रपति का नामांकन क्या सुनिश्चित कर रहा है कि हमें समाज के विकास में अनुभव वाले व्यक्तियों की जरूरत है, लेकिन वे व्यक्ति सीधे राजनीतिक प्रक्रिया में नहीं आ सकते, वो राजनीति में नहीं उतर सकते हैं। तो यह लोकतंत्र को ज्ञान आधारित बना रहा है। राष्ट्रपति का नामांकन संसद को संविधान की बुद्धिमत्ता और विविधता का प्रतीक बना रहा है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो अमेरिका में हर सीनेटर जनता द्वारा चुना जाता है। वहाँ राष्ट्रपति किसी को नामांकित करने की शक्ति ही नहीं रखता है, तो नामांकित करेगा कैसे? भारत में अधिकार जिसे संसद में विविध दृष्टिकोण आता है वहाँ नामांकित कैसे करेगा राष्ट्रपति? राष्ट्रपति तो संसद का सदस्य ही नहीं है, संसद से उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, हमारे यहाँ
हमारे 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 यहाँ फ्यूजन ऑफ पावर्स है। अमेरिका में 100 सीनेटर हैं, हर राज्य से 2 हैं, सभी सीधे जनता द्वारा चुने जा रहे हैं। कोई व्यक्ति केवल प्रसिद्धि या ज्ञान के आधार पर सीमित का सदस्य नहीं बन पा रहा है, जबकि भारत में असंभव है। यही लोकतंत्र का समावेशी प्रकृति है। तो भारत और अमेरिका की इस व्यवस्था का अंतर डेमोक्रेटिक फिलोसफी का अंतर है। किसका? डेमोक्रेटिक फिलोसफी का अंतर है। अमेरिका में केवल चुने गए प्रतिनिधि शासन में भाग लेते हैं, जबकि भारत में जनता के साथ साथ विशेषज्ञता को भी शासन का अंतर अंग माना गया है। केवल जनता के साथ साथ जनता का वो मिलेगा तो ठीक है, लेकिन विशेषज्ञता भी होना चाहिए। तो यह बताता है कि भारत का लोकतंत्र केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक भी है। यही कारण है कि भारत में संसद में विद्वान, वैज्ञानिक और कलाकारों की आवाज़ भी हमें देखने सुनने को मिलती है, जो किसी भी पीपल पार्लियामेंट के नेशन थिंक टैंक को बना देती है। ठीक है, क्या बना देती है? नेशन थिंक टैंक बना देती है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं, क्योंकि केवल उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं। सही है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य राज्यसभा में मतदान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नामांकित सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से चुने जाते हैं। बिल्कुल चुने जाते हैं। अमेरिकी सीनेट में भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं? नहीं भाई, वहाँ नहीं होते हैं। ठीक है। और अब चलिए, भारत ने राष्ट्रपति को, भारत ने जो नामांकित और मनोनीत, हाँ नामांकित तो वही है ना, भारत ने राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करने की शक्ति क्यों दी, जबकि अमेरिका ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है? तो उसका कारण है क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर तो है नहीं, हम सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतिनिधित्व पर भी बात करते हैं। भारत की संसद केवल जनता की आवाज़ नहीं बल्कि ज्ञान, कला, विज्ञान और समाज की भी आत्मा का एक मंच है। तो भारत ने शासन को जनता के मतों पर बनाया, जबकि भारत ने शासन की जनता को आत्मा। अमेरिका का क्या है? केवल रिप्रेजेंटेशन चाहिए वहाँ। हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए, इसके अलावा बहुत कुछ ज्ञान आधारित। हमारे यहाँ संसद कैसी होनी चाहिए? संसद ज्ञान आधारित होना चाहिए। हमारी डेमोक्रेसी ज्ञान आधारित भी होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की बात हमारे यहाँ है। ये मेंस में अच्छे हैं, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इस प्रकार हमने राज्यसभा की संरचना को क्या कर लिया? पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा की संरचना के बारे में। इसके बारे में लोकसभा की संरचना, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, राज्यसभा की 250 हो सकती है, 300 का अंतर है। ठीक है, इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, 530। ठीक है, ये बात है। और 20 यूटी के होते हैं। वहाँ यूटी के कितने होते हैं? राज्यसभा में यूटी से 8 हैं, 1 है पुडुचेरी से, 3 है दिल्ली से, 4 जम्मू कश्मीर से, 8 हैं। और 12 क्या हैं? 12 वहाँ क्या हैं? वो हैं 12 मनोनीत थे, तो 12 8 हो गए 20। टोटल कितने हैं? फिलहाल 245 है, तो 225 राज्यों से हैं। ठीक है, जबकि यहाँ राज्यों से 530 हैं, 20 यूटी से हैं, तो 550 मैक्सिमम है, 550। ठीक है, और वर्तमान में लोकसभा में कितने हैं? 543 है। इनमें से 524 तो राज्यों से और 19 यूटी से हैं। यूटी का भी एक ही खाली रह गया। मैक्सिमम जितना यूटी बन सकता था उतना हम बना लिए। ठीक है, यूटी से तो यहाँ हो गए कितने? 19 हो गए, जबकि राज्यों से 530 की जगह 524 है। तो ये बात है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होंगे, जिनमें से 530 राज्यों के और 20 संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। सर, राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। ये कहाँ लिखा है? ये अनुच्छेद 81 के वन में लिखा है। 550 नहीं, 552 की बात लिखी हुई है। तो संविधान में क्या कहा गया है? संविधान ने लोकसभा की अधिकतम सीमा कितनी है? 550 तय किया, ताकि जनसंख्या अनुपात में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रतिनिधित्व को प्रतिनिधित्व मिले। पहले संख्या 550 की जगह 552 थी। 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत होते थे, लेकिन 104वें संशोधन 2020 के बाद अब वो मनोनीत नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य अभी कितने हो सकते हैं? अधिकतम अभी 550 हो सकते हैं, 530 और 20।
यह सीमा इसलिए लगाई गई ताकि बहुत अधिक सदस्य होने से कार्य करने में जटिलता आती है और बहुत कम होने से क्या होता है, प्रतिनिधित्व तो सीमित होता है। इसलिए हम ना तो बहुत कम रख रहे हैं ना बहुत अधिक रख रहे हैं। ठीक है, 2025 लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं और इनमें 524 राज्य के प्रतिनिधि हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ठीक है, इस प्रकार कितने हो गए, कितने 543। पहले जो आंगनबाड़ी आते थे उन्हें राष्ट्रपति नामांकित करते थे, लेकिन 104वें संशोधन 2019 के माध्यम से वो लोग हटा दिए हमने। तो लोकसभा भारतीय लोकतंत्र का क्या है, हृदय है, जहाँ जनता की वास्तविक इच्छा व्यक्त होती है। क्या होता है, यहीं से जनता की वास्तविक इच्छा व्यक्त होती है। अनुच्छेद 81 में जो 550 की सीमा लगाई गई हो वह भारत के जनसंख्या अनुपात, राजनीतिक स्थिरता और संसदीय कुशलता का संतुलित परिणाम है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरह लोकसभा का आकार भी जनसंख्या आधारित है। जैसे अमेरिका में होता है ना वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हाउस, वैसे ही हमारे यहाँ लोकसभा का आकार भी जनसंख्या आधारित है। लेकिन भारत की जनसंख्या इतनी विशाल है कि यदि प्रत्येक 10 लाख नागरिकों पर एक सांसद होता है तो लोकसभा में हजारों सांसद हो जाते हैं। पहले 10 लाख पे होता था, हमारे यहाँ 10 लाख पे नहीं है। हम इतना करके रखे हैं, अगर ऐसे करेंगे तो हजारों की संख्या चली जाएगी। इसलिए संविधान ने एक संतुलित सीमा तय कर दी कि लोग ताकि जनप्रतिनिधित्व और प्रशासनिक क्षमता दोनों बने रहें। ठीक है, क्या लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है? अब नहीं है, 104वें संशोधन के बाद 550 हो गई। इनमें से 530 राज्यों के 20 संघराज्य क्षेत्र हो गए। 81 का वन का ए और बी पढ़ लीजिए। ए में राज्यों की बात हो गई, बी में यूटी की बात होगी। लोकसभा के लिए 530 सीटें राज्यों के लिए, 20 यूटी के लिए है आरक्षित। यह विभाजन चौथी अनुसूची में नहीं है बल्कि संसद के अधिनियम के अनुसार तय होता है। चौथी अनुसूची में जो विभाजन है वो राज्यसभा के लिए है। हमारे यहाँ लोकसभा का जो विभाजन है वो डेलिमिशन एक्ट के तहत होता है। ठीक है, तो लोकसभा में अधिकांश सदस्य राज्यों से आते हैं क्योंकि वे भारतीय जनता का बड़ा हिस्सा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ सीटें दी गई ताकि वे भी संसद में अपनी आवाज़ यानी अपनी बात रख सकें। यूपी से 80, महाराष्ट्र से 48, बिहार से 40 और पश्चिम बंगाल से 42 सदस्य हैं। ठीक है, और जबकि दिल्ली से 7, पुडुचेरी से 1 सदस्य है। किसमें? ये बात लोकसभा की हो रही है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर क्षेत्र की आवाज़ हमारी संसद में उपस्थित हो सके। तो यह विभाजन भारतीय संघवाद की लोकतांत्रिक प्रकृति को दर्शा रहा है कि राज्य तो जनसंख्या के अनुसार बड़े हैं, उन्हें अधिक सीटें मिलेगी, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू रहेगा। केंद्र शासित प्रदेशों को सीमित सीटें दी गई क्योंकि वे सीधे केंद्र के अधीन हैं, परंतु लोकतंत्र में उनको भी हमें एक प्रतिनिधित्व देना है। यह भारत के रिप्रेजेंटेटिव फेडरलिज्म का प्रतीक है, जहाँ न तो राज्य कमजोर है न केंद्र के अधीन क्षेत्र उपेक्षित हैं। क्या लोकसभा की सभी सीटें राज्यों में समान रूप से बांटी गई? नहीं भाई, सीटें जनसंख्या के अनुपात में बांटी गई अनुच्छेद 81 के 2 के तहत। वर्तमान में लोकसभा में सीटें हैं 543 से 524 राज्यों से, 519 संघराज्य क्षेत्र से। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और डेलिमिशन एक्ट 2002 के अनुसार हालांकि संविधान ने 550 की जो अधिकतम सीमा तय की है, परंतु वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिसमें 542 राज्य प्रतिनिधि और 19 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो बाकी 7 सीटें संविधान द्वारा आरक्षित सीमा से कम रखी गई हैं। ठीक है, 2019 के आम चुनाव में 543 लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। इनमें से 80 यूपी से, 48 महाराष्ट्र से और तमिलनाडु से 39 सदस्य थे। दिल्ली से 7 और अंडमान निकोबार से 1 सदस्य था। तो यह संख्या भारत की जनसंख्या, राज्यों की भौगोलिक सीमा और प्रशासनिक संतुलन पर आधारित है। भारत में जनगणना के बाद सीटों का पुनर्विन्यास रोक दिया गया है ताकि दक्षिण भारत को जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित न किया जाए। हाँ, हमने 1971 के बाद सीटों का पुनर्विन्यास रोक दिया है ताकि दक्षिण भारत को जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित नहीं किया जाए। नहीं तो दक्षिण भारत अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ के कहीं लोग कहेंगे यूपी से जनसंख्या बढ़ रही, बिहार की जनसंख्या बढ़ रही और उन्हें ज़्यादा सीटें दे रहे हैं आप जनसंख्या के आधार पे, तो ये गलत है। तो 42 और 42 में 2 का गुणा कर दो 84 में संशोधन ने सुनिश्चित किया कि लोकसभा सीटों का विभाजन 2026 तक रहेगा स्थगित। इसलिए अब तक 543 सीटें हैं यथावत। राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में, राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 81 का 2 का ये अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ।
राज्यों का प्रतिनिधि लोकसभा राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं राज्यों के विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा के विपरीत लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुनते हैं, मतलब हर नागरिक वोट देकर अपने क्षेत्र के सांसद को चुन ले रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 900 मिलियन से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया, ठीक है, और हर निर्वाचन क्षेत्र में एक सदस्य चुना गया। वाराणसी से नरेंद्र मोदी, रायबरेली से सोनिया गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर जैसे सीधे जनता द्वारा ही चुने गए। तो लोकसभा जनता की संसद है, किसकी? जनता की। इसका प्रत्येक सदस्य बी द पीपल की आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो हमारी प्रस्तावना में है। तो राज्यसभा जहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहीं लोकसभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सजीव रूप है। यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है, एसटीबी नहीं है राज्यसभा की तरह। जो सबसे अधिक वोट पाएगा वही जीतेगा। इससे जनता और सरकार के बीच सीधा संबंध बनता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा से होते हैं, ना कि राज्यसभा से। हमेशा ऐसा कंफर्म नहीं, मैक्सिमम ऐसा होता है, वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं और जवाबदेही उनकी लोकसभा से होती है। क्या लोकसभा का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है? तो नहीं भाई, यह प्रत्यक्ष मतदान आधारित बहुमत प्रणाली एफटीपी से होता है। एसटीबी से नहीं होता है, एफपीटीपी से होता है। एफपीटीपी भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जिसे संविधान विधि के बंधों के मुताबिक आयोग न ठहराए हुए मत देने का अधिकार है। इसे पढ़ देते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष है, जिसे अयोग्य नहीं ठहराया गया है, वो मत देगा, ठीक है। 61वें संशोधन 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा 21 से हटाकर 18 कर दी। 61 से गई है, ठीक है। 61वां संशोधन 88 में, तो 21 के लास्ट में और 61 के लास्ट में 1 है। 1988 के लास्ट में 8 और 18 के लास्ट में 8 है, तो ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 326 क्या कह रहा है? वरिष्ठ मताधिकार के सिद्धांत की बात कर रहा है। अनुच्छेद 326 हर भारतीय नागरिक जिसका मतदाता सूची में नाम दर्ज है और जिसकी उम्र 18 वर्ष है उससे अधिक है और जो चुनाव में मतदान कर सकता है, बशर्ते कि उसे अयोग्य घोषित न किया हो। जैसे दिवालिया, अयोग्य मतलब दिवालिया घोषित हो गया हो, अपराधी हो या अस्वस्थ मानसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, तो वोट नहीं कर सकता। यहाँ कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका और उसका नाम निर्वाचन सूची में है, तो वह प्रधानमंत्री तक के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है, 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत पर। भारत में वरिष्ठ मताधिकार का जो सिद्धांत है वो लोकतांत्रिक प्रतीक है। यह अधिकार सामाजिक स्थिति, जाति, धर्म या शिक्षा के आधार पर सीमित नहीं होता है, ठीक है। पहले ब्रिटेन और अमेरिका में मतदान केवल संपन्न वर्गों को ही मिलता था, पर भारत ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही सार्वभौम मताधिकार प्रदान किए हैं, ठीक है। यह लोकतंत्र का सबसे समावेशी प्रयोग है, जहां हर नागरिक चाहे गरीब हो अमीर हो समान रूप से राष्ट्र निर्माण में भाग ले सकता है। क्या मताधिकार मौलिक अधिकार है? तो बिल्कुल नहीं, यह संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 326 61वां संशोधन 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। 1988 से पहले केवल 21 वर्ष से ऊपर के नागरिक ही वोट दे सकते थे। संशोधन के बाद 18 वर्ष से ऊपर के लोग अब वोट दे सकते हैं। 1989 का आम चुनाव भारत के पहले ऐसे चुनाव थे जिनमें 18 वर्ष के युवाओं ने मतदान किया। उस समय देश में लगभग 4 करोड़ मतदाता जोड़े गए और इससे भारतीय लोकतंत्र के युवाओं की भागीदारी बढ़ी। यह संशोधन भारत के लोकतंत्र के युवाकरण का प्रतीक था। संविधान निर्माता का उद्देश्य था कि देश के युवा केवल राष्ट्र का भविष्य न बने बल्कि उसके निर्णयों में भागीदार भी बने। तो मताधिकार 18 वर्ष पर के संविधान संशोधन से हटाया गया 61वें संशोधन 1988 से। यह परिवर्तन केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोकतंत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। ये वाला हम पढ़ें, ये तो हो गया था ना, ये वाला पढ़ रहे हैं, बता देते हैं। हाँ, ये देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि की बात करें। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनने की विधि निर्धारण का अधिकार दिया है। यूटी से जो चुनेंगे, यूटी से चुनेंगे, वो कौन करेगा? वो विधि निर्धारण संसद करेगी, ठीक है। हम जोड़ देते हैं संसद को और यूटी को। इसी की तरह संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, यूटी अधिनियम 1965 बनाया, और जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा देख लेते हैं।
अनुच्छेद 81 के बन के बी में लिखा है ये वाली बात, जो यूटी वाली और संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 से ये बात आती है। संविधान ने संसद को शक्ति दी है कि वह तय कर ले कि केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। ये कौन तय करेगा? संसद। कौन कह रहा है? संविधान कह रहा है। पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा चुनाव यूटी रिप्रेजेंटेशन और इन पार्लियामेंट एक्ट 1965 के तहत होते हैं। यह कानून संसद से बनाए जाते हैं। यह प्रावधान भारत की संघीय व्यवहारिकता फेडरल प्रैग्मेटिज्म का उदाहरण है। केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र के अधीन होते हैं, इसलिए उनके प्रतिनिधि को विधि संसद स्वयं तय करती है। यूटी के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संसद द्वारा होता है। यूटी के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संसद द्वारा होता है, नहीं वही संसद द्वारा कानून बनाया जाता है, निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन तो जनता ही करती है। यह प्रावधान संघीय व्यवहारिकता फेडरल प्रैग्मेटिज्म का उदाहरण है। केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र के अधीन होते हैं, इसलिए उनके प्रतिनिधि की विधि संसद स्वयं तय करती है। ठीक है। 2020 से पहले राष्ट्रपति अंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नामित कर सकता था। अनुच्छेद 331 के तहत आप जो नष्ट हो गया है, इधर की बात कह रहे हैं, वो इधर मिल जाएगा आपको। ये मनोनीत सदस्य पे आ गया। मनोनीत सदस्य 2020 से पहले राष्ट्रपति अंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नामांकित करते थे यदि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता था। मूल रूप से यह प्रावधान केवल 10 वर्षों के लिए प्रभावी था, लेकिन 2020 तक अंतिम विस्तार 95 संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किया गया। अतः मूलतः 10 सालों के लिए था, लेकिन लगातार चलता रहा। 2020 तक हमने क्या किया? अंतिम विस्तार 95 संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा इसका अंतिम विस्तार किया। अंतिम विस्तार कभी होगा? 95 संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा। उसके बाद फिर 2009 द्वारा, फिर हमने 2019 में होना था विस्तार, तो हम विस्तार किए नहीं। ठीक है। लेकिन 104वें संशोधन अधिनियम 2019 ने इस प्रावधान के संचालन को आगे नहीं बढ़ाया है। दूसरे शब्दों में संसद ने नामांकन द्वारा लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व प्रावधान को समाप्त कर दिया। नतीजतन यह प्रावधान 25 जनवरी 2020 से प्रभावी नहीं रहा है। ठीक, इसकी डेट खत्म हो गई 95 की, तो ये 10 साल के लिए था, तो अब प्रभावी नहीं रहा। 104वें से वर्ष का कार्यकाल बढ़ना था, पर बढ़ाया नहीं गया। ठीक है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सीटों का आवंटन हम यहाँ देखेंगे। ठीक है। तो राष्ट्रपति को लगता था कि आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर लेते थे। 1952 से लेकर 2019 तक हर लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय आए हैं, जैसे फ्रैंक एंथोनी, एंजेला पांडा इस समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधि थे। तो यह प्रावधान भारत के संविधान की समावेशी भावना को दर्शाता था। आंग्ल भारतीय समुदाय छोटा था, परंतु स्वतंत्र भारत ने उन्हें संसद में आवाज दी। परंतु आप क्या समय के साथ यह समुदाय बहुत कम हो गया है, इसलिए 104वें संशोधन अधिनियम 2019 ने अनुच्छेद 331 को हटा दिया है। 331 अब तो उनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल नाम मात्र के लिए रह गया, तो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई हम लोगों को। क्या आज भी आंग्ल भारतीय सदस्य लोकसभा में नामांकित होते? नहीं भाई, 25 जनवरी 2020 से उनका 95 संशोधन था, वो अप्रभावी हो गया। तो अधिकतम सदस्य संख्या 81 होते हैं। वर्तमान सदस्य 543 होते हैं। 81 के तहत 550 होते हैं। वर्तमान कितने हैं? 543। मताधिकार आयु कितने? 21 से 18 वर्ष। यूटी का प्रतिनिधित्व संसद तय करते हैं। यूटी कैसे काम करेगी? अनुच्छेद 331 अब समाप्त हो गया है, अब नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकसभा में जब आंग्ल भारतीय सदस्य नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि 104वें संशोधन के तहत इन्हें हटा दिया, 331 को समाप्त कर दिया। लोकसभा की सीटों के पुनर्विन्यास को स्थित करने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? तो 84 सीटों का पुनर्विन्यास 2026 तक इसने रोका है। भारत ने राज्यसभा के नामांकित सदस्यों का प्रावधान क्यों रखा, पर लोकसभा में क्यों हटाया? क्योंकि राज्यसभा विचारशील सदन है, डेलिब्रेटिव हाउस है, जहाँ नीतियों पर गहराई से चर्चा होती है, इसलिए वहाँ विशेषज्ञों का स्थान आवश्यक है। परंतु लोकसभा लोक प्रतिनिधियों का सदन है, जहाँ केवल जनता के चुने ही प्रतिनिधि रहने चाहिए। यह भेद भारत के द्विसदनीय संतुलन के दार्शनिक आधार है। वहाँ क्या होती है? नीतियों पर गहराई से चर्चा होती है। ये तो केवल प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे और उनका प्रतिनिधित्व हो गया था बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, इसलिए उन 2 को हमने हटा दिया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोकसभा की चुनाव प्रणाली को देखेंगे।